गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल करेंगे। तो सबसे पहले इसके टाइटल को पढ़ लेते हैं। ए लॉन्ग रोड मतलब बहुत ज़्यादा लंबी रोड की बात, मतलब रास्ता बता रहा है। और जो एडिटोरियल है वो आपका किस पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति है 2020 की, उस पर मतलब इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। मतलब जो अभी विचार चल रहा है कि इस पे एजुकेशन पॉलिसी चेंज करने का, ठीक है, उसके ऊपर आपका क्या है, ये एडिटोरियल है। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो बहुत अच्छा एडिटोरियल है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपनी क्लियर होगी, ठीक है, कि क्या नए चेंजेस लाए जा रहे हैं, क्या नए चेंजेस आएंगे एजुकेशन पॉलिसी में, वो सही है या गलत है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ये सारी बातें यहाँ पे अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ में करेंगे इंग्लिश की वर्किंग, बिल्कुल डिटेल से यहाँ पे इंग्लिश की वर्किंग करेंगे। और साथ ही साथ सारे के सारे जो फैक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी फैक्ट्स हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ पे अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। द सेंटर विल हैव टू कन्विंस, द सेंटर विल हैव टू कन्विंस, सेंटर को क्या करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा किसे, स्टेट्स राज्यों को, दैट की द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेनिफिट्स ऑल, कि वो क्या करती है, सभी को फायदा देती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये फिक्स फॉर्म में बताया है कि वो फायदा देगी, इसलिए उन्हें क्या करना है, सेंटर को क्या करना है, सभी राज्यों को मनाना है। क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी वगैरह अभी कोई भी सेंट्रल पॉलिसी जब लागू की जाती है तो उसमें स्टेट्स का जो अपने बोलते हैं वहाँ एग्रीमेंट होना कंपलसरी होता है। स्टेट वाइज भी कंपलसरी होता है कि वहाँ पे अगर स्टेट्स बोल दे कि हम हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि वहाँ पे फिर सेंट्रल वहाँ पे अपने जो वो थोप नहीं सकते उसके ऊपर, तो उन्हें सेंटर को क्या करना पड़ेगा, जो स्टेट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा इसके लिए कि सबको फायदा होगा इससे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। तो यहाँ पे अपने बात करें, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति 2020, अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, एचआरडी मिनिस्ट्री की बात हो रही है, बाय उसके द्वारा जो अनाउंस्ड है, मतलब जो पॉलिसी नीति ने अनाउंस किया है या नीति अनाउंस की गई है किसी के द्वारा, नीति को किसी ने अनाउंस किया है या नीति ने खुद ने किसी को अनाउंस किया है, घोषित किया है, या किसी के द्वारा घोषित की गई है। तो नीति किसी के द्वारा घोषित की जाएगी, इसका मतलब ये V2 नहीं है, ये क्या है आपका V3 है। मतलब क्या बैक रिफ्लेक्शन है या पैसिव है, मतलब किसी के द्वारा नीति पे तीर चलाया गया है, अनाउंस का। समझ में आई चीज। तो घोषित किसी के द्वारा नीति की, नीति खुद एक्शन नहीं करी, नीति पे एक्शन लग रहा है, मतलब नीति खुद तीर नहीं छोड़ रही, इसका मतलब एक्टिव एलिमेंट नहीं है, उसका पैसिव है, इसका मतलब ये V3 है। और V3 है, इसका मतलब क्या है, ये ईडी क्लोज है। और जैसे ही ईडी क्लोज है, इसका मतलब ये पॉलिसी का क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो आपकी जो पॉलिसी है 2020 वाली, उसको कोई सेंटेंस देना पड़ेगा आगे जाकर, ठीक है। आगे बात करें, सेट्स फॉर, सेट करती है, सेट करता है, सेट करती है, डज सेट फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए सेट करता है क्या, द गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, किसका गोल, ट्रांसफॉर्म करने का, द सिस्टम, सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग यहाँ पे क्या है, जो सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने, गोल ही क्या है, ट्रांसफॉर्म करना ही गोल है, ट्रांसफॉर्म करने का गोल है। इसका मतलब मेन एक्शन, यहाँ पे 4 वर्किंग दिखती है, ING दिखती है, क्या क्या दिखेगी आपको, मैन एक्शन दिखेगा, उसके बाद में एडजेक्टिव दिखेगा, क्लोज दिखेगा एंड जेरेंड दिखेगा। तो यहाँ पे अपने बात करें तो मैन एक्शन यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि उससे पहले कोई मॉडल वगैरह नहीं है। मॉडल वगैरह इज, एम आर, वोज, वर वगैरह इस तरीके से आना चाहिए था, इज ट्रांसफॉर्मिंग, वोज ट्रांसफॉर्मिंग, वर ट्रांसफॉर्मिंग। तो इसका मतलब ये आपका मेन एक्शन नहीं है। एडजेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि सिस्टम है, उसके बीच में द लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म करने वाला सिस्टम होता तो एडजेक्टिव होता, लेकिन द लगा, इसका मतलब अलग से स्पेसिफाई किया है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग यहाँ पे आपका क्या नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है। दो बातें चलती हैं क्लोज और जेरेंड की, वहां पे एक्शन की फॉर्म में अप्लाई होता है। ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम, सिस्टम को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म का तीर छोड़ना है सिस्टम पे, इसलिए एक्शन है। एक्शन है तो जेरेंड या क्लोज में से एक होगा। देखो क्लोज क्या होता है, बचा हुआ जेरेंड बन जाएगा अपने आप। क्लोज को देख लिया करो आप, क्लोज क्या होता है, क्लोज वो होता है कि साथ की एक्टिविटी, साथ साथ कोई एक्टिविटी कर रहा है। तो क्या कर रही है, पहले सेट्स का सब्जेक्ट ढूंढ लो, डज सेट का। तो HRD है, उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ऑफ खा गया, मिनिस्ट्री ऑफ, ये तो कंप्लीट नाम है, उसको बाय खा गया, मिनिस्ट्री को बाय खा गया, ठीक है। अनाउंस्ड एक्शन है, ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं, वो नाउन होता है वही बनेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये बन जाएगा। तो ये जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो सेट करती है। डज सेट का सब्जेक्ट क्या है, ये पॉलिसी है। डज सेट का सब्जेक्ट क्या है, पॉलिसी है, बिल्कुल सही है। तो क्या कर रही है कि पॉलिसी सेट कर रही है,
करती है गोल को क्या करते हुए, साथ साथ ट्रांसफॉर्म करते हुए गोल को सेट करती है, ट्रांसफॉर्म करने का ही गोल है। देखो क्लोज क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है साथ साथ चलने वाली, ठीक है। तो वो नीति क्या होगा, क्योंकि जो पॉलिसी है, अब आप पढ़ कर देखो, पढ़ने से पता लग जाएगा। पॉलिसी जो लक्ष्य है, गोल है, उसको सेट करती है ट्रांसफॉर्म करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए सेट करती है, या ट्रांसफॉर्म करने का ही गोल है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करते हुए नहीं है ना, ट्रांसफॉर्म करने का है, ट्रांसफॉर्म करते हुए सेट करती है, इसे बताया उसने, या गोल ही, जो गोल को सेट करती है, और गोल के मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग है उसी को सेट करती है। तो सेट किसको करती है, उस गोल को करती है, और खुद गोल ही क्या है, गोल का मतलब नाउन, चीज, वो गोल ही क्या है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मिंग ही गोल है, मतलब वो चीज है, चीज है इसका मतलब नाउन है, नाउन है मतलब वो जेरेंड बन जाए। जेरेंड क्या होता है, एक्शन की फॉर्म में नाउन होता है, और वैसे भी ऑफ के बाद में है, तो ऑफ के बाद में सर्वाइवल के लिए एलिमेंट ही बनेगा, तो अपने आप नाउन बन जाएगा, क्लियर है। और इट्स सेल्फ किसके लिए, पॉलिसी के लिए, वो खुद के लिए सेट करती है गोल, मतलब पॉलिसी खुद के लिए एक गोल बना लेती है, क्या करने का, टू मीट, पर्पज क्या है उस गोल का, गोल बनाती क्यों है, क्या करने के लिए गोल है, टू मीट, मिलने के लिए, द नीड्स, नीड्स को मिलने के लिए, मिलने के लिए मतलब नीड्स को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऑफ नीड्स किस चीज की है, ऑफ किसकी, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना है तब आपके समझ में आएगा, ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया, 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता को मीट करने के लिए, बिल्कुल सही है, क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ डज नीड नहीं है, एक्शन नहीं है, नीड्स की दो वर्किंग अपने बोले तो डज नीड भी होता है सिंगुलर फॉर्म में, और नीड्स प्लूरल फॉर्म में नाउन भी होता है, ठीक है, समझ में आ रही चीज। तो एक चीज ध्यान रखना कि सर नीड्स में अगर एक्शन में एस लग जाए तो वो सिंगुलर होता है, और अगर नाउन में एस लग जाए प्लूरल, ये सर समझ में नहीं आता। तो एक बात बता दूं, जो एस लगता है नीड्स में, वो नाउन में ही एस लगेगा, किसी भी चीज में जो एस लगता है वो नाउन में ही एस लगता है, प्लूरल बनाता है। और जो एक्शन में एस होता है वो एस नहीं होता, वो रियल में डज होता है, तो उसको डज की तरह तोड़कर पढ़ा करो। और जैसे अपने द को देखें, द मतलब स्पेसिफाई किया है, तो स्पेसिफाई कोई एक्शन तो होने से रहा, कोई नाउन ही होगी, कोई चीज ही होगी, इसका मतलब नीड्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, समझ में आ रही है चीज, नीड्स यहाँ पे नाउन है, क्लियर है। तो मतलब क्या निकला, नेशनल पॉलिसी जो अनाउंस की गई मिनिस्ट्री के द्वारा, वो खुद के लिए गोल सेट कर देती है। तो फॉर इट सेल्फ को हटाना, सेट्स द गोल, डायरेक्टली लगेगा सेट्स द गोल, गोल सेट करती है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके लिए, खुद के लिए, मतलब खुद के लिए उसने क्या कर दिया, गोल सेट कर दिया, तो गोल सेट करती है, ठीक है। क्या करने के लिए, नीड्स, आवश्यकताओं को क्या करने के लिए, आवश्यकताओं को मीट करने के लिए, उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 21st सेंचुरी इंडिया की आवश्यकताओं, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब आगे चलें, इन ए फेडरल सिस्टम, एक फेडरल सिस्टम में, फेडरल का मतलब जो आपका केंद्र शासित जो सिस्टम होता है, संघ की फॉर्म में जो सिस्टम चलता है, फेडरल सिस्टम में एनी एजुकेशनल रिफॉर्म, संघ की फॉर्म में जो चलता है, एनी एजुकेशनल, शिक्षा के अंदर जो रिफॉर्म है, सुधार है। अब यहाँ रिफॉर्म V1 नहीं है, रिफॉर्म यहाँ पे नाउन है, क्योंकि एजुकेशनल टाइप की कोई चीज होगी तो मतलब नाउन होगा। एजुकेशनल रिफॉर्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड, वो लागू किया जा सकता है, ओनली विद सपोर्ट, केवल सहयोग के साथ, फ्रॉम द स्टेट्स, किससे, स्टेट से। फेडरलिज्म जो होता है, फेडरल होता है, इसका मतलब उसके अंदर फेडरल सिस्टम में क्या स्टेट्स भी होते हैं, मतलब संघ बना होता है पूरा पूरा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो उसके अंदर जो आप फेडरल सिस्टम में बात करें, तो जो आपकी एजुकेशनल रिफॉर्म होता है, कोई भी सुधार होता है, वो केवल लागू किया जा सकता है किसके द्वारा, मतलब केवल सपोर्ट के साथ, सहयोग के साथ, फ्रॉम द स्टेट, स्टेट्स वगैरह जो आपके हैं, मतलब स्टेट्स की तरफ से सहयोग आ रहा है, तो उनकी तरफ जाता होता है तो टू होता है, उनकी तरफ से आता हुआ है तो उनसे निकल के आ रहा है सपोर्ट, इसका मतलब फ्रॉम आएगा। तो उनसे जो सपोर्ट है केवल उसी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये बात इसने बोली है। एंड और द सेंटर हैज, सेंटर के पास क्या है, द जाइंट टास्क, जाइंट का मतलब बहुत बड़ी टास्क है, बहुत बड़ी चुनौती है उनके पास, ऑफ किसकी, बिल्डिंग ए कंसेंसस, कंसेंसस बनाने की। तो ऑफ के बाद में लगा है, इसका मतलब क्या है, जेरेंड नाउन होगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, नाउन, प्रीपोजिशन दीवार के बाद में तो एलिमेंट नाउन ही आएगा, तो नाउन यहाँ पे हो जाएगा। ऑफ किसकी, बिल्डिंग बनाने का एक सहमति, कंसेंसस का मतलब सहमति बनाने का, ऑन किस पे सहमति, ऑन द मैनी एम्बिशियस प्लान्स, जो मैनी बहुत सारे आपके एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा वाले, मतलब जो महत्वाकांक्षा है मतलब लक्ष्य साधे हुए हैं, उस टाइप के जो प्लान्स, योजनाएं हैं, उनके ऊपर सहमति बनाने की बहुत बड़ी टास्क है सेंटर के पास। एंड का रिफ्लेक्शन देखिए अपने, तो एंड का रिफ्लेक्शन देखने चलते हैं। अगर सेंटर हैज का सब्जेक्ट सेंटर है और कोई और भी बन जाता तो आपका क्या होता है, यहाँ पे एंड उस तरीके से जाएगा, किसी नाउन से क्या करेगा, रिफ्लेक्शन लेगा, लेकिन हैज है, इसका मतलब सेंटर ही है, कोई और होता तो हैव होना चाहिए था। मतलब देखते हैं कहाँ से, इसका फ्रॉम के बाद से हो नहीं सकता, क्योंकि फ्रॉम एक बार मैं चेक करवा देता हूँ, एंड को कैसे ढूंढते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, एंड से पहले का एक एलिमेंट लेकर पीछे चलते जाओ आप। फ्रॉम से देखें तो फ्रॉम से क्या होगा,
फ्रॉम से लेते क्या हो जाएगा, फ्रॉम द स्टेट, स्पोर्ट आना है स्टेट से और सेंटर से, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन जैसे ही फ्रॉम का अपने लेंगे यहाँ से रिफ्लेक्शन, तो फ्रॉम सेंटर को खा जाएगा, तो हैज को कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है, गलत हो गया। विद के बाद में लें तो विद के बाद में भी नहीं जाएगा, स्पोर्ट के बाद तो वैसे ही विद स्पोर्ट द सेंटर, विद स्पोर्ट द सेंटर, मतलब स्पोर्ट सहयोग सेंटर हो गए, स्पोर्टिव सेंटर हो सकता था, ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया, मीनिंग नहीं ले रहा। विद के बाद में देखे तो विद सेंटर को खा जाएगा, जैसे सेंटर को खाएगा तो हैज को सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। ओनली के बाद ओनली द सेंटर, इंप्लीमेंटेड तो इंप्लीमेंटेड का तीर लग जाएगा, फिर हैज को सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इंप्लीमेंटेड के बाद में रखेंगे तो इंप्लीमेंटेड का तीर लग जाएगा, इंप्लीमेंटेड सेंटर को लागू किया, सेंटर को थोड़ी लागू करो, मीनिंग ही नहीं आ रहा, और वैसे भी तीर लग जाएगा तो वो फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है हर सेंटेंस को क्या चाहिए, एक फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, तो फ्री नहीं रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में कैन बी वगैरह के बाद में होगा नहीं, क्योंकि उसके बाद में जैसे कैन के बाद तो हो ही नहीं सकता, कैन के बाद तो एक्शन आएगा, बी के बाद में हो नहीं सकता, सेंटर हो सकता है क्योंकि बी का तीर लग जाएगा, और सेंटर हो सकता है, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा। उसके बाद में बात करें एजुकेशनल रिफॉर्म के बाद में देखते हैं, तो कोई भी एजुकेशनल सुधार सेंटर, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। अब एनी से पहले देखना फेडरल सिस्टम में सेंटर के पास क्या होती है, बहुत बड़ी टास्क होती है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो कहाँ से, इन फेडरल सिस्टम के बाद में यहाँ पे एनी से पहले आपका रिफ्लेक्शन है। क्लियर, आप लोगों को समझ में एंड का रिफ्लेक्शन कैसे ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढते हैं। अब आगे आप लोगों को ऐसे ढूंढना है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं ढूंढूंगा बार बार, क्योंकि ऐसे बार बार करूंगा तो मैं ये अपना एडिटोरियल बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मतलब फेडरल सिस्टम में क्या होता है, कोई भी एजुकेशनल रिफॉर्म करना होता है तो वो उसके लिए क्या होता है, इंप्लीमेंट करने के लिए सेंटर का सपोर्ट होना चाहिए, स्टेट्स का सपोर्ट होना चाहिए, मतलब केवल स्टेट के सपोर्ट से वो हो सकता है, और सेंटर के पास क्या है, बहुत बड़ी टास्क है सहमति बनाने के लिए, मतलब सारे स्टेट्स को साथ में लाने के लिए। आगे बात करें द पॉलिसी नीति की बात हो रही है। इंटर आलिया भट्ट नहीं है, ठीक है, इंटर आलिया का मतलब होता है अन्य बातों के साथ। जब पॉलिसी जो आपकी है, नीति है, अन्य बातों के साथ, एम्स डज एम का सब्जेक्ट पॉलिसी, कोई दिक्कत नहीं है, अन्य बातों के साथ एम्स वो लक्ष्य साधती है, क्या, टू क्या करने का, टू एलिमिनेट, पर्पस क्या उस लक्ष्य का, टू एलिमिनेट, यहाँ डज एम है, नाउन नहीं है, एम्स नाउन नहीं है, बहुत सारे लक्ष्य नहीं है, यहाँ पे डज एम लक्ष्य साधना होता है। टू एलिमिनेट का मतलब क्या है, खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए। प्रॉब्लम्स किसको, प्रॉब्लम परेशानियों को, ऑफ पेडागोजी का मतलब क्या होता है, पेडागोजी आपकी शिक्षा शास्त्र को, पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र को बताता है, तो उसकी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने का एम करती है। स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज, अब इसका रिफ्लेक्शन ले कोमा का, तो कहाँ से जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ के बाद जाएगा, ऑफ के बाद चेक करते हैं पहले अपने, ऑफ के बाद मतलब किस किस को प्रॉब्लम किस किस की खत्म करनी है, एक तो पेडागोजी शिक्षा शास्त्र की, एक स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज जो प्रॉब्लम्स है, गड़बड़ है स्ट्रक्चरल फॉर्म में, संरचना की फॉर्म में, उसको खत्म करना है। एक्सेस यहाँ पे V1 लगेगा अपने को, एक्सेस एसिमिट्रीज का मतलब एक्सेस, अगर एक्सेस को V1 ले तो टू के बाद जाएगा, ठीक है, और एक्सेस को अगर नाउन ले तो ऑफ के बाद जाएगा। तो अपने को नहीं पता एक्सेस नाउन है या एक्शन है, समझ में आएगी चीज। एक्सेस का मतलब पहुंचना, किस चीज को एक्सेस करना, पहुंचना, उस चीज को प्राप्त करना। एसिमिट्रीज का मतलब असमानता, अगर मैं एक्शन लूं, अगर एक्सेस को यहाँ पे एक्शन लूं तो उसका तीर लगेगा एसिमिट्रीज पे, विषमता। तो जो टू से लेंगे तो पॉलिसी का जो एम है, अब देखना आपको मीनिंग मिल जाएगा, मीनिंग से ही पता लग जाएगा पॉलिसी का लक्ष्य क्या है, एसिमिट्री, विषमता है, मतलब जो विषमता का मतलब गड़बड़ है, जो गड़बड़ है उसको प्राप्त करना। तो नीति का एम, जो नीति बनाई है नहीं, उससे आप कठिनाइयों को प्राप्त करने का, एक्सेस करने की एम रखते हो क्या, मतलब नीति बनाई है, क्या नीति अच्छे के लिए बनती है या बुरे के लिए बनती है, गलत के लिए बनती है, यहाँ तो नेगेटिव चला गया कि क्या करना है, जो आपकी क्या एसिमिट्रीज विषमताएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उनको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो प्रॉब्लम्स को एक्सेस थोड़ी करना है, नीति का लक्ष्य क्या है, प्रॉब्लम को एक्सेस करना, प्रॉब्लम को थोड़ी प्राप्त करना है, इसका मतलब एक्सेस यहाँ पे नाउन होगा। एक्सेस एसिमिट्रीज का मतलब एक्सेस करने की, जो क्या बैंकिंग मैनेजर, जैसे बैंक मैनेजर की बात करते हैं वैसे वर्क कर रहा है। एक्सेस एसिमिट्रीज मतलब एक्सेस की जो विषमता है, मतलब हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाता, उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो ऑफ के बाद जाएगा। मतलब एक्सेस एसिमिट्रीज है ना, एक्सेस टाइप की जो एक्सेस की जो एसिमिट्रीज है। अब एक्सेसिबल नहीं होगा यहाँ पे, आप बोलोगे सर एडजेक्टिव है तो एक्सेसिबल होना, तो एक्सेसिबल नहीं होगा। देखो जैसे बात करें अपने, जैसे बैंकिंग मैनेजर की बात करें तो उसका मतलब होता है बैंकिंग फील्ड टाइप का, बैंकिंग टाइप का मैनेजर, ठीक है। और बैंक मैनेजर का मतलब क्या होता है, बैंक का मैनेजर, बैंक्स मैनेजर को बताता है। डायरेक्ट नाउन लें तो वो पोजीशन की फॉर्म में बताता है, समझ रहे हैं चीज, ठीक है। वो ऐसे बोलता है, जैसे इंग्लिश क्लास होगी तो इंग्लिश टाइप की क्लास नहीं होगी, इंग्लिश की क्लास होगी, समझ में आई चीज, इंग्लिश की क्लास होगी, समझ में आ रही है चीज। इस तरीके से वर्क करेगा।
तो वही वाला बात है, जैसे बैंकिंग मैनेजर मतलब बैंकिंग का मैनेजर मतलब बैंकिंग टाइप का मैनेजर, और बैंक मैनेजर का मतलब बैंक का मैनेजर, वो भी एक एडजेक्टिव बनता है लेकिन पोजेशन की फॉर्म में जाता है। वो समझ में आ रही चीज़, ये आपको आती है। तो ऑफ के बाद में देखें तो एक्सेस एसिमेट्रीज है, एक्सेस की जो एसिमेट्रीज है उसकी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने का एम है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रहा है, ऑफ के बाद ही जा रहा है। एंड रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन, रैम्पेंट का मतलब जो काबू से बाहर हो, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, ऐसा बहुत व्यापक फॉर्म में जो कमर्शियलाइजेशन, जो व्यवसायीकरण हो रहा है, मतलब बिजनेस वगैरह बन रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए ये पॉलिसी है। तो ऑफ के बाद में सारे के सारे रिफ्लेक्शन है। क्लियर आप लोगों को समझ में है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करें। द एनईपी 2020, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शॉर्ट नेम दे दिया 2020 इज, तो इसका सब्जेक्ट एनईपी 2020 है, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। इज द फर्स्ट ऑमनीबस, ऑमनीबस का मतलब क्या होता है, ऑमनीबस का मतलब होता है, अपने बात करें तो मतलब बहुप्रयोजन बोलते हैं इसको हिंदी में, तो बहुप्रयोजन मतलब बहुत सारे काम एक साथ करने वाला, मतलब बहुत सारे कामों को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज होती है पॉलिसी। तो ऐसी पॉलिसी है जिसमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है। आफ्टर द वन, एक के बाद वन, क्या इश्यूड इन 1986, किसके बाद, एक ने इश्यू किया था 1986 में। तो एक ने इश्यू किया, ये वन किसके लिए यूज हुआ है, वन किसके लिए यूज हुआ है, पॉलिसी के लिए यूज हुआ है ना, कि एक पॉलिसी जो इश्यू की गई थी। अब मुझे बताओ, पॉलिसी ने खुद ने इश्यू किया था, जारी किया था, या पॉलिसी जारी की गई थी, पॉलिसी जारी की गई थी ना, तो इश्यूड यहाँ पे क्या है, इश्यूड यहाँ पे क्या है, इश्यूड यहाँ पे V3 है। इसका मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वन कहाँ से सेटिस्फाई हो गया, आफ्टर से हो गया। देखो आफ्टर नाउन को भी सेटिस्फाई कर देता है, और आफ्टर पूरे सेंटेंस के लिए भी यूज हो जाता है, मतलब पूरी बात के बाद ऐसा हुआ या इस चीज के बाद ऐसा हुआ, दोनों ही तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ इश्यूड आपका V2 होता अगर सही मीनिंग में, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जब किसी ने, एक ने 1986 में इश्यू किया था, उसके बाद पहली ये नीति है, नई नीति है अपने बात करें तो, इस तरीके से उसने बोला है। लेकिन वन यहाँ यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, हर कोई थोड़ी करे, गवर्नमेंट ही करेगी। तो वन किसके लिए यूज हुआ है, आपका एक पॉलिसी नीति के लिए यूज हुआ है, जो कि इशू की गई थी, मतलब उसने इशू नहीं किया गया था। तो यहाँ पे वन को सेटिस्फाई कर रहा है, आफ्टर यहाँ में नाउन को सेटिस्फाई कर रहा है, आफ्टर। समझ में आया, इशूड इन 1986। मतलब सोचो 1986 के बाद में अपनी नीति कभी चेंज ही नहीं। 1986 के बाद में सोचो आप, 1986 कितने साल हो गए, 20 + 10 30 34 ईयर्स हो गए। 34 साल बाद पहली बार शिक्षा नीति में चेंज किया है। तो 34 साल पहले किस लेवल की शिक्षा थी और आज किस लेवल की शिक्षा है, तो ये नीति चेंज होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना। कि अपने बात करें 1986 के बाद में चेंज ही नहीं किया, वही चल रहा है पुराने वाला सिस्टम। तो जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल कॉलेजेस वगैरह के अंदर, ओनली क्या वो पुरानी चीज़ें ही पढ़ाई जा रही है। तो कहाँ से इंडिया एडवांस होगा, इंडिया एडवांस हो जाएगा क्या, इंडिया एडवांस हो ही नहीं सकता, टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकती, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा 1986 के टाइम में तो अपने बात करें तो कंप्यूटर वगैरह भी इतने नहीं चलते थे, मोबाइल फ़ोन वगैरह भी नहीं चलते थे। उसके बाद तो पता नहीं कितनी ज़्यादा रोबोटिक्स वगैरह, पता नहीं नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अपनी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और अपने अभी भी क्या पढ़ रहे हैं, वो पुरानी चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। कौन सी, 1986 वाली। नई चीज़ें अपने पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि अपनी चेंज ही नहीं है पॉलिसी, नीति अपनी चेंज ही नहीं है एजुकेशन की। तो एजुकेशन की जो पॉलिसी चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या निकला, तभी इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, तभी इंडिया एडवांस नहीं हो पा रहा। इसलिए एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी लानी जरूरी है। क्योंकि अपने बात करें फॉरेन में, कुछ कंट्रीज में, जापान वगैरह में छोटी छोटी क्लासेस से क्या कर देते हैं, वो आपको क्या प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह है। तो वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, समझ, अपने को कुछ नहीं आता, समझ में चीज़। वहाँ के बच्चे हैकिंग तक कर लेते हैं, 6th-7th क्लास के जो बच्चे हैं वो तक वहाँ पे हैकिंग कर लेते हैं। और ऐसे कैसे भी उन्होंने पूरी गवर्नमेंट जो सिस्टम था, एक 7th क्लास के बच्चे ने क्या कर दिया था, हैक कर दिया था। और फिर उसने ये बताया कि मैंने ये बताया कि अपना सिस्टम अभी कमज़ोर है, तो आपको इंप्रूव करना चाहिए। 7th क्लास के 6th-7th क्लास के बच्चे ने क्या कर दिया, हैक कर दिया। और आप लोग क्या हो, आप ग्रेजुएशन वगैरह सारी होगी, अपने FB वगैरह के पासवर्ड भूल जाते हो ना, तो आपको वो वापस से नहीं आते आपके पास पासवर्ड। मोबाइल आपका लॉक हो जाए, ठीक है, पासवर्ड भूल गए उसके, ठीक है, तो आपके क्या होता है, फिर आपको सॉफ्टवेयर ही चेंज करवाना होता है, मोबाइल अनलॉक नहीं होता आप लोगों से। ये है अपने बात करें तो अपनी एजुकेशन पॉलिसी, ये है अपना टैलेंट, ये चीज़ें अपनों ने सीखी है। और वहाँ पे वो बच्चे क्या कर देते हैं, पूरे सिस्टम तक को हैक कर देते हैं, जो 6th-7th क्लास के कितने छोटे बच्चे होते हैं। तो सोचने वाली बात है ना। तो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आना बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड इट हैज़ टू कंटेंड विद,
और ये क्या करना चाहिए, इसे करना पड़ता है, कंटेंट का मतलब सामना करना, संघर्ष करना पड़ता है किसके साथ है, मल्टीपल क्राइसिस, मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स गड़बड़ वगैरह के साथ, इन द सिस्टम, सिस्टम में जो मल्टीपल क्राइसिस आते हैं उनके साथ। मतलब क्या निकला, करना पड़ेगा। तो जो नई पॉलिसी है उसकी बात कर रहा है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन इट वाला कहाँ से जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट से जाएगा। कहाँ से, बिल्कुल स्टार्ट से, कि जो आपकी एनईपी है 2020 वो पहली पॉलिसी है जो 1986 के बाद में पहली पॉलिसी है जो चेंज आई है, नई पॉलिसी पहली है। और इसे क्या करना पड़ता है, सामना करता है, सिस्टम में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसके साथ उसे सामना करना पड़ता है, यानी करना पड़ेगा उसे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सुधारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सिस्टम में गड़बड़ है उसका सामना करना पड़ेगा। आगे बता देगा कैसे, इट इज नो सीक्रेट, ये कोई सीक्रेट नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई रहस्यपूर्ण बात नहीं है, दैट की प्राइमरी स्कूल रिकॉर्ड, प्राइमरी स्कूल्स रिकॉर्ड, जो प्राइमरी स्कूल्स के जो रिकॉर्ड हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल के जो रिकॉर्ड हैं, ठीक है, शॉकिंगली पुअर लिटरेसी, शॉकिंग वे में, झटके की फॉर्म में, चौंकाने तरीके से, पुअर कमजोर लिटरेसी साक्षरता, एंड न्यूमरेसी आउटकम, न्यूमरेसी का मतलब कैलकुलेशन की फॉर्म में, मतलब मैथमेटिक्स का नॉलेज, मैथमेटिक्स कितनी आती है आपको, ठीक है, आउटकम्स रिजल्ट, कोई मीनिंग नहीं है नहीं यहाँ से, कि कोई सीक्रेट नहीं है कि जो प्राइमरी स्कूल्स है, प्राथमिक जो स्कूल्स है, रिकॉर्ड करते हैं, डू रिकॉर्ड, ठीक है, एक्शन है, शॉकिंग वे में रिकॉर्ड करते हैं, किसको, पुअर, ठीक है, एक्शन है। अपनों ने क्या पढ़ा था, बिल्कुल सही है, सही चला गया आपकी बार, अपनों ने रिकॉर्ड को क्या पढ़ लिया था, पहले नाउन पढ़ लिया था, बिल्कुल सही है। कैसे कि प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल्स के जो रिकॉर्ड है, प्राइमरी स्कूल टाइप के जो रिकॉर्ड है, स्कूल्स के जो रिकॉर्ड है, पुअर लिटरेसी कम साक्षरता, न्यूमरेसी आउटकम रिजल्ट कम साक्षरता, और कम जो पुअर आपकी न्यूमरेसी है, कैलकुलेशन है, उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स, कोई मीनिंग नहीं आ रहा था ना, तो इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं हो, रिकॉर्ड टाइप की पुअर लिटरेसी, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड की बात कर रहा है, साथ ही आप दूसरी नाउन बोल रहे हो, बीच में शॉकिंगली कैसे यूज कर रहे हो, इसका मतलब रिकॉर्ड यहाँ पे नाउन नहीं, अपनों ने पहले नाउन पढ़ लिया था इसलिए सेट नहीं हुआ था, अब डू रिकॉर्ड अपनी समझ में आ गया, ये एक्शन है, तो रिकॉर्ड एक्शन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। अब ऐसे होती है चीजें, इस तरीके से करना होता है, मैं क्या करता हूँ, साथ साथ ही पढ़ाता हूँ आपको डायरेक्ट, अगर मैंने रटाया होता तो यहाँ पे मेरे गड़बड़ नहीं होती, समझ में आ रही चीज़, आप ऐसे मत सोचना कि सर तो यहाँ अटक गए थे थोड़े से, इसका मतलब सर को तो कुछ नहीं आता, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि जो आपको मतलब मैक्सिमम जो पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, पहले से तैयार करके आते हैं टॉपिक, मैं डायरेक्ट आता हूँ, क्यों आता हूँ डायरेक्ट, ताकि आपको फायदा हो, कि आपको पता लगे कि एग्जाम में कैसे होगा, क्योंकि आप भी तो ऐसे ही अटकोगे ना एग्जाम में, अब मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको कभी वो चीज़ नहीं सीख पाओगे कि एग्जाम में अटकते कैसे हैं और फिर उससे बाहर निकलना कैसे है। अपने यहाँ पे क्या होता है, जैसे रिकॉर्ड को नाउन पढ़ा अटक गए थे और दोबारा से पढ़ा तो उसको एक्शन पढ़ लिया, तो अब अपने एग्जाम में क्या होगा, जब भी इस टाइप की कोई चीज़ आएगी आप अटक जाओगे, नाउन फॉर्म में आप अटक जाओगे कि ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप एकदम से दिमाग की बत्ती जलेगी क्या, कि यार एक्शन भी तो हो सकता है, फिर आप एक्शन की फॉर्म में देखा तो आपका बिल्कुल सही हो गया, तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए स्टूडेंट्स को क्या होती है, दिक्कत होती है जब उनको पढ़ाया किस तरीके से जाता है, बिल्कुल घर पे होमवर्क करके, टीचर्स क्या करते हैं, घर पे होमवर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पूरा रट के आते हैं कि कैसे कैसे इसमें एक्सप्लेन करना, खुद समझते हैं, पहले खुद से उसको पूरा डिटेल से समझते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, तो बच्चों को तो लगता है कि हमें तो समझ में आ गया, समझ में तो आएगा, आपको हिंदी करवा रहा है वो, बहुत सारे मैक्सिमम क्या करते हैं टीचर्स, क्या करते हैं जो आपको एडिटोरियल है वो क्या करवाते हैं, डायरेक्ट हिंदी बता देते हैं उसकी, कि इस तरीके से मीनिंग आएगा, डायरेक्ट बोलते हैं, वो ये नहीं बताते वर्किंग क्या है, किसका तीर किस पे लग गया, कैसे यूज हुआ है, नाउन है, जेरेंड है, क्लोज है, क्या है, कुछ भी नहीं बताते, डायरेक्ट वो क्या कर देते हैं, बता देते हैं, या बताते हैं तो डायरेक्ट बता देते हैं जेरेंड है, क्लोज है, ऐसे नहीं बताते कि जेरेंड क्यों है, क्लोज क्यों है, कुछ नहीं बताते, तो स्टूडेंट्स को क्या होता है, समझ में आता है, और कमेंट्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर आप जैसा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, बहुत शानदार पढ़ाते हो आप, और साथ में क्या करें, वो हिंदी आपको डायरेक्ट वहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं उसका। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, वो आपके समझ में आ रहा है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ बड़ा मस्त करवाया, लेकिन आपको क्या सीखने को मिला वहाँ से, आपको कुछ मिला, आपको सीखने का कुछ नहीं मिला, इससे तो अच्छा आप गूगल ट्रांसलेट कर लो उसका, तो सीखने को आपको कुछ नहीं मिला, सीखने का तभी मिलेगा जब आपको कंप्लीट वर्किंग के साथ करवाया जाए कि आया तो आया क्यों, तो उस तरीके से अपने यहाँ पे क्लास, अपनी क्लास में अपने ऐसे ही करते हैं, जैसे एज ए स्टूडेंट करते हैं, डायरेक्ट अपने टॉपिक को उठा लेते हैं और डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, नो होमवर्क, पहले बिना होमवर्क के डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि होमवर्क करके तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि एक्शन, डायरेक्ट मैं इसको एक्शन बता देता तो आपको दिक्कत नहीं आती। ये क्यों होता है कि एग्जाम में आप कैसे अटकते हो, जैसे मैं अटक रहा हूँ वैसे ही आप अटक रहे हो, ठीक है, एग्जाम में कैसे माइंड तो अटकेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइंड तो देखो दो वर्किंग जिस चीज़ की होगी तो माइंड तो कोई भी वर्किंग पढ़ सकता है, पहले माइंड तो एक बार जो उसके सूट करेगी वो वर्किंग पढ़ जाएगा, लेकिन जब कंप्लीट सेंटेंस पढ़ेगा, जब वो वर्किंग सूट नहीं, तब वो दूसरी वर्किंग पढ़ने आएगा, ये तो बिल्कुल, ये तो फैक्ट है, क्योंकि दो चीज़ें आपके पास रखी है, तो आप माइंड क्या करें, दो चीज़ें आपको बोली कि दो में से एक चीज़ उठानी है,
तो आप दोनों तो उठानी नहीं है, एक उठानी है तो आप कोई सी भी उठा सकते हो, दोनों सेम सिमिलर लग रही है, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो आप एक ही चीज़ उठाओगे ना। जब आपको बाद में उठाने के बाद पता लगेगा, ऑप्शन आपको होगा कि आप चेंज भी कर सकते हो, तो आपको पता ये तो काम की नहीं है, तो फिर आप दूसरी चीज़ उठाओगे। समझ में आ रही चीज़? फिर आपको पता लगेगा तब आप दूसरी चीज़ उठाओगे। तो वो तो नॉर्मल फैक्ट है, 2 वर्किंग है, दोनों तो साथ में लेकर चलने से, दोनों साथ में लेकर चलो, दोनों वैसे लेते ही हैं, लेकिन एक बार तो एक ही पढ़ पाओगे ना आप, फिर दोबारा से दूसरी को चेक करना पड़ेगा, वो वाला सिस्टम है। मतलब आपको यहाँ ये सिखाया जा रहा है, इन चीज़ों से आपको ये शिक्षा मिल रही है। आप नेगेटिव मत लेना कि सर अटक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि सर जैसे पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, वैसे ही अगर हम भी डायरेक्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप पहले से होमवर्क प्रैक्टिस करके तो जाने से रहे एग्जाम में, कि जो चीज़ें एग्जाम में आ रही है पहले आपके पास आ गई, घर पे मेल आ गया कि हाँ ये चीज़ें याद करके आ जाना, यही चीज़ें आएगी एग्जाम के अंदर। ऐसे तो नहीं है ना कि इसकी प्रैक्टिस करके आ जाना, तो मतलब क्या नई चीज़ आनी है, तो वो चीज़ें सीख रहे हो यहाँ पे कि अपने फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो कैसे अटकते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, उसको जहाँ पे अपने अटके हैं उसको खत्म कैसे करना है, किस तरीके से अपने को चीज़ें लेकर चलनी है, किस तरीके से एग्जाम को फाइट करना है, वो चीज़ें सिखाई जा रही है आपको। समझ में आया? तो यहाँ से रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड करते हैं, किसको रिकॉर्ड किया है, एक तो शॉकिंग फॉर्म में पुअर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आउटकम रिजल्ट्स को, मतलब रिजल्ट बहुत खराब आए हैं। ड्रॉप आउट लेवल्स, ड्रॉप आउट का मतलब कमी वाले जो लेवल्स है इन मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल्स, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, रिकॉर्ड के बाद जाएगा। कि स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है वो क्या रिकॉर्ड करते हैं, प्राइमरी स्कूल रिकॉर्ड करते हैं, किसको रिकॉर्ड करते हैं, एक तो पुअर लिटरेसी और न्यूमरेसी के जो आउटकम रिजल्ट्स हैं उनको। दूसरा क्या रिकॉर्ड करते हैं, मतलब प्राइम, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, बिल्कुल सामने स्पष्ट है ये बात कि जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, उन स्कूलों ने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड दिया है, किस चीज़ का रिकॉर्ड दिया है, डू रिकॉर्ड है। एक तो वहाँ पे जो रिजल्ट है लिटरेसी साक्षरता वगैरह वो पुअर दिखे हैं। उसके बाद में ड्रॉप आउट लेवल दिखे हैं मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स के, मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स में मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स के ड्रॉप आउट लेवल दिखे हैं। प्राइमरी स्कूल में मिडिल और सेकेंडरी के कैसे ड्रॉप आउट दिखेंगे, आगे पढ़ते हैं। आर सिग्निफिकेंट, हो गई गड़बड़, एक नई चीज और पता लग गई अपने, फिर से गड़बड़ कर दी, माइंड ने कर दी ना। अब समझ पा रहे हो ना कैसे एग्जाम में गड़बड़ होती है और कैसे उसको सही करना होता है। तो आर का सब्जेक्ट कौन बनेगा भाई, आर का सब्जेक्ट क्या होगा। और वैसे ही प्राइमरी स्कूल जो आपके मिडिल और सेकेंडरी स्कूल है उसका रिकॉर्ड थोड़ी बता सकते हैं, इसका मतलब क्या है, और अब बता देंगे अगर आपने रिफ्लेक्शन रिकॉर्ड के बाद लेंगे तो ड्रॉप आउट जो लेवल्स है उसको तीर लग जाएगा किसका, रिकॉर्ड का। और स्कूल्स जो है मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स को इन खा गया, तो आर को कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल्स है वो तो रिकॉर्ड के साथ ऑलरेडी जा चुके हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ड्रॉप आउट लेवल्स है। इसका मतलब ये अलग सेंटेंस है, और रिफ्लेक्शन फिर कहाँ से होगा, अलग सेंटेंस होगा। तो पहले वो सेंटेंस कहाँ से चल रहा है, प्राइमरी स्कूल से चल रहा है ना, तो उससे पहले होगा, दैट के बाद से होगा। मतलब कोई सीक्रेट नहीं है ये बात कि प्राइमरी स्कूल तो पुअर लिटरेसी वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, और जो मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स है वहाँ पे जो ड्रॉप आउट लेवल है, गिरावट के जो लेवल है, कमी के जो लेवल है, परफॉर्मेंस की कमी के जो लेवल है, वो क्या, आर सिग्निफिकेंट, वो क्या है, बिल्कुल महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान देने योग्य। आर का सब्जेक्ट ड्रॉप आउट लेवल्स प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब एंड का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये, और अपने अब ध्यान से देखेंगे कि ये कहाँ से जाएगा, देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। बात अलग होगी तो दैट के बाद से जाएगा, और इन्हीं का कोई पार्ट होगा तो यहाँ से चला जाएगा। एंड द हायर एजुकेशन सिस्टम, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, बड़ी एजुकेशन का जो सिस्टम है, अपनी बात करें 12th वगैरह का या फिर ग्रेजुएशन का, हायर एजुकेशन सिस्टम हैज़ जनरली फेल्ड, वो सामान्य तौर पे फेल हुआ है टू मीट, क्या करने के लिए फेल हुआ है, मीट पहुंचने के लिए, द एस्पिरेशंस, जो महत्वाकांक्षाएं, जो लक्ष्य थे उनको मीट प्राप्त करने में फेल हुआ है। फॉर किसके लिए, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, जो मल्टीपल, जो डिसिप्लिनरी मतलब हर टाइप के अनुशासन वाले जो प्रोग्राम्स को मीट करने के लिए, उनके लिए जो एस्पिरेशंस, जो लक्ष्य बनाए गए थे, महत्वाकांक्षा थी, उसको मीट करने में, मतलब उसको प्राप्त करने में ये फेल हुआ है। तो नया सेंटेंस है ना, नया सेंटेंस है, तो नया सेंटेंस है तो इसका रिफ्लेक्शन भी कहाँ से है, दैट के बाद से। तो 3 सेंटेंस है दैट के बाद। कोई सीक्रेट नहीं है, क्या, एक तो ये सीक्रेट नहीं है कि प्राइमरी स्कूल रिकॉर्ड करते हैं पुअर लिटरेसी को, साक्षरता को, ये सीक्रेट नहीं है कि, दूसरा क्या सीक्रेट नहीं है कि ड्रॉप आउट लेवल सिग्निफिकेंट है मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स में, ये सिग्निफिकेंट है। ये आपका सीक्रेट नहीं है कि हायर एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन मिल गया, सेंटेंस समझ में आ गया। सर सेंटेंस समझ में आ गया, लेकिन एक समझ में नहीं आया, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो जनरली फेल हुआ है या उसने फेल किया है। अगर फेल किया है, हैज फेल्ड, फेल किया है, अगर उसने एक्शन का तीर छोड़ा है, एक्शन चलाया, तो पीछे फेल क्या किया है, वो नाउन आनी चाहिए थी ना। और यहाँ तो ये नहीं है कि उसने फेल किया, यहाँ है
उसने फेल किया नहीं है, वो फेल हुआ है। एक तो अपने बात करें स्टूडेंट क्या हुआ है, फेल हुआ है, ठीक है, तो स्टूडेंट फेल हुआ है और एक टीचर ने उसे फेल किया है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? सर हैज़ बीन फेल्ड होना चाहिए था। क्लियर कर पा रहे हो चीज़ को मैं पूछना क्या चाहता हूँ? सर हैज़ बीन फेल्ड होना चाहिए था, क्योंकि सिस्टम तो फेल हुआ है, ना कि सिस्टम ने फेल किया है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। लेकिन एक बात मुझे बताना, हैज़ बीन फेल्ड, यहाँ से एक मैं पॉइंट क्लियर करूंगा, आपको बहुत तगड़े वाला डाउट यहाँ से क्लियर होने वाला है। इंग्लिश का बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन आता है। पैसिव आप किस तरीके से करते हो? आप पैसिव करते हो कि उस पर एक्शन हुआ है, बस ऐसे यूज करते हो। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है, एक्शन हुआ है। लेकिन पैसिव फॉर्म में एक्शन जो किसी पे हुआ है, इसका मतलब क्या निकला? किसी पे अगर एक्शन होता है तो उसका कोई एजेंट होना चाहिए, उस पर थोपने वाला। अगर किसी ने पर्पज की फॉर्म में, इंटेंशन की फॉर्म में किसी ने किसी पे किया हो, किसी ने जानबूझकर या किसी भी मतलब गलती से किसी के द्वारा एक्शन अप्लाई होता है, तब आपकी पैसिव फॉर्म होती है। आपको मैंने एक चीज बताई हुई है, द इकोनॉमी विल डबल। इकोनॉमी विल भी डबल्ड नहीं बोला ना, कि विल भी डबल की जाएगी। डबल की जाएगी इसका मतलब गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। इकोनॉमी अपने आप डबल होती है, उसके फैक्ट वगैरह के फॉर्म में अपने आप डबल। कोई कंट्री नहीं चाहती कि हमारी इकोनॉमी क्या हो, डिक्रीज हो, लेकिन अपने आप डिक्रीज होती है ना, तो अपने आप होती है, इसका मतलब खुद ब खुद वो डिक्रीज होती है, खुद ही डिक्रीज होती है, खुद पे ही डिक्रीमेंट लाती है। तो खुद से वो एक्शन करती है ना अपने आप, इसका मतलब खुद से एक्शन करती है, तो एक्टिव एलिमेंट ही होता है, चाहे बात बोलने में हिंदी में पैसिव जा रहा हो आपका। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, हायर एजुकेशन का सिस्टम है, उसको फेल किया गया, हैज बीन फेल्ड होता है, इसका मतलब उसको फेल किया है। किसने फेल किया है? या तो टीचर्स ने फेल किया होगा या गवर्नमेंट ने। तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट फेल करेगी क्या? स्कूल है, जो कॉलेजेस है, वो खुद अपने सिस्टम को फेल करेंगे? कोई फेल नहीं करना चाहेगा, वो बस पॉलिसी उनकी सही नहीं थी, तो वो अपने आप सिस्टम फेल हो गया। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और आपका बिजनेस क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है, आपका बिजनेस फेल हो गया, तो हैज बीन फेल्ड होगा क्या? आपने जानबूझकर फेल किया या किसी और ने फेल किया है क्या? ठीक है, अगर आपने बोल दे माई बिजनेस हैज बीन फेल्ड बाय द कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन, ठीक है, कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन के द्वारा मेरे बिजनेस को फेल कर दिया गया, फिर तो हैज बीन आपका बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी मेरा बिजनेस फेल हो गया, तो आपने मेहनत की उसको बचाने की, लेकिन हो गया वो क्या? फेल, तो हैज फेल्ड होगा, हैज बीन फेल्ड नहीं होगा, क्योंकि किसी ने उस पर तीर नहीं छोड़ा, किसी ने उसको फेल किया नहीं है, वो अपने आप फेल हुआ है। तो अपने आप फेल हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक्टिव एलिमेंट है वो, उसका बोलने में पैसिव तरीके से जाएगा। समझ में? अब आपको समझ में आया? जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं, एक्टिव होता है वो पैसिव मीनिंग भी दे जाते हैं। समझ में आया चीज? लेकिन वो रियल में पैसिव नहीं होते, वो एक्टिव ही होते हैं। पैसिव मीनिंग मतलब अपने बोलने तो एक टाइप से पैसिव मीनिंग दे जाते हैं कि होना, ऐसा मतलब फेल होना, फेल करना होता तो सर एक्टिव एलिमेंट होता, फेल होना तो पैसिव ही होता है। तो वो अपने आप खुद पे, खुद ही एक्टिव, खुद ही पैसिव होते हैं, वो अपने आप खुद पे ही अप्लाई कर लेते हैं। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? एक्टिव यूज करोगे, क्योंकि वो खुद पे तीर छोड़ के खुद पे अप्लाई होता है। एक्टिव पैसिव डिफाइन कहां से होता है? मुझे ये बता दो, एक्टिव पैसिव डिफाइन कहां से होता है? सब्जेक्ट से होता है। अगर सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो एक्टिव होता है, अगर सब्जेक्ट पैसिव होता है तो पैसिव होगा आपका सेंटेंस। समझ में आ रही है चीज? तो वहां पे जब अपने सब्जेक्ट की बात करें, जो सिस्टम है वो फेल हुआ है, फेल हुआ है मतलब उस पर वही फेल हुआ है, मतलब फेल होने का तीर भी उस पर, फेल का तीर भी उस पर लगा है, और फेल किया क्या उसने? खुद ब खुद फेल हुआ है, मतलब तीर छोड़ा भी उसने। तो एक टाइप से सब्जेक्ट के फॉर्म में बात करें तो वो खुद छोड़ रहा है ना तीर, तो तीर छोड़ने का काम करा, इसका मतलब एक्टिव को प्रायोरिटी वहां पे ज्यादा मिलेगी। क्लियर हुआ ये डाउट सभी के? तो हैज बीन यहाँ पे नहीं आएगा, ये एरर में आ जाता, तो इसको गलत मत कर देना। आपको जब भी एक्टिव फॉर्म में दिखे और आपको मीनिंग पैसिव टाइप का लगे हिंदी के अंदर, तो आप एक बार चेक कर लेना, कहीं वो खुद ब खुद तो वहां पे अप्लाई नहीं कर रहा ना एक्शन। अगर किसी और के द्वारा अप्लाई किया गया होता, कोई जानबूझ कर सिस्टम को खराब करता, फिर तो आपका हैज बीन होता। क्लियर है? बहुत अच्छा डाउट था यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे आपकी क्लियर हुई है। इसको रिवाइज कर लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट, इन स्ट्रक्चरल टर्म्स, अब बात हो रही है किसमें? स्ट्रक्चरल टर्म्स की फॉर्म में बात कर रही है, मतलब संरचनात्मक टर्म्स की फॉर्म में बात करें तो द एनपीज मेजर्स, एनपी के जो मेजर्स है, तो यहाँ पे मेजर्स डज मेजर नहीं है, यहाँ पे मेजर्स नाउन है, मतलब उनके स्टेप्स है, क्योंकि एनपी के मेजर्स, तो एनपी का भाई हो गया ना। तो एनपी के जो मेजर्स हैं, स्टेप्स है, टू इंट्रोड्यूस, क्या करने के लिए? इंट्रोड्यूस करने के लिए, सामने लाने के लिए, बताने के लिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्रॉम एज 3, 3 की एज से जो वो अर्ली चाइल्डहुड आपकी बचपन की जो एजुकेशन है, मतलब 3 साल का बच्चा हो जाए तभी से उनकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाए, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो मेजर्स हैं वो क्या करते हैं? ऑफर करते हैं, डू ऑफर। सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका? डू ऑफर का मेजर्स बनेगा।
तो वो मेजर्स है, स्टेप्स है, वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। क्या ऑफर करते हैं? स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशंस, स्कूल बोर्ड के एग्जामिनेशंस को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। ठीक है, ट्वाइस ए ईयर, कैसे ऑफर करते हैं, साल में 2 बार, टू हेल्प इंप्रूव परफॉर्मेंस, क्या करने के लिए, इंप्रूव परफॉर्मेंस, हेल्प करने के लिए, किसमें, इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हेल्प मेक वाला सेंटेंस है कि आप सर 2v1 साथ में कैसे आ गए, 2 एक्शन साथ में कैसे आ गए, ये तो एरर है, गलत कर दोगे, तो गलत नहीं होगा, ये आपका क्या है, हेल्प मेक सेंटेंस है। समझ में आ रही है चीज आपकी, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, हेल्प मेक सेंटेंस है। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं वो नोट्स को गो थ्रू कर लेना, नहीं पढ़े हुए तो वो यहाँ पे एक बार देख लो हेल्प मेक सेंटेंस कैसे वर्क करता है। ठीक है, हेल्प मेक सेंटेंस ऐसे वर्क करेगा कि हेल्प का काम तो क्या करेगी, ये मैजर्स करेंगे, और इंप्रूव का काम कौन करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, ये इसकी अपने बोले तो इस तरीके से इसको बताया जाता है। डायरेक्ट हेल्प के बाद में क्या आ जाएगा, वो आपका एक्शन आ जाएगा। मतलब कोई जो थर्ड पर्सन है वो तो हेल्प करेगा, और जो कोई और है वो उस चीज़ को करेगा, तो दूसरा पर्सन क्या होता है, उसका असिस्टेंट, असिस्ट करता है उसको, थर्ड पर्सन होता है वो। ठीक है, मूव अवे, अब यहाँ इसका कॉमा का रिफ्लेक्शन ले तो क्या होगा, ऑफर के साथ में देखें तो क्या होंगे, मेजर्स क्या करते हैं, मूव अवे, दूर करते हैं, मूव अवे, दूर होते हैं, फ्रॉम दूर करते हैं, फ्रॉम रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है, रोट का मतलब होता है रटना। ठीक है, रटने की लर्निंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रटने वाली हैबिट होती है, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट की होती है, चमका हुआ बहुत कम का होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट के ही जाते हैं, कोई भी एग्जाम उसमें रट कर जाते हैं। तो उसको क्या करना है, दूर करना है, मूव अवे फ्रॉम, वहां से दूर होना है, कहाँ से, रोट लर्निंग से। रोट का मतलब रोट खाकर सुनने हो जाते हैं और फिर बाद में क्या है, चीज़ों को रटते ही हैं, समझ में आ रही चीज़। तो वो वाला कैसा है, तो रोट लर्निंग को खत्म करना है। बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट की हैबिट होती है चीज़ों को रटना, तो रटकर एग्जाम फाइट नहीं होते। एक बार बाई चांस रटने से आपके मान लो एग्जाम फाइट हो गया, लेकिन आगे जो बड़े लेवल के एग्जाम्स है वो कभी आप फाइट नहीं कर सकते। रटकर मान लो आपने एक बार, मान लीजिए बैंकिंग एग्जाम की बात करें, रटकर अगर आप लोगों ने एक बार बैंक का एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन आगे आप कभी ग्रोथ नहीं कर, इंटरनल एग्जाम में आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। एक बार बाई चांस आपका सिलेक्शन हो गया रटने से, लेकिन रटने से आगे आपको ग्रोथ नहीं होगी, आप हायर लेवल पे नहीं जा सकोगे, आपका प्रमोशन वगैरह अपने बात करें उस तरीके से आप हाई लेवल पे नहीं जा सकते। समझ में आ रही चीज़, रटने से। तो उसको क्या करना है, मूव करना है। तो डू मूव हो गया, मेजर सी सब्जेक्ट लग रहा है लेकिन अजीब सा लग रहा है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगे ना, चलो कोई ना, पूरा सेंटेंस पढ़ने भी पता लगेगा अब तो। रेज मैथमेटिकल स्किल्स, जो मेजर स्टेप्स है वो बढ़ाएं, किसको, मैथमेटिकल स्किल्स, मैथमेटिक्स में जो आपकी स्किल्स है उसको, फॉर एवरीवन, रटने वाली नहीं, मैथमेटिकल में आपको आता कैसे है। जैसे बहुत सारे मैथमेटिक्स के आपके होते हैं, तो जैसे टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी आपका टॉपिक होता है, तो उनको करना कैसे होता है वो चीज़ें आपको आनी चाहिए ना, कि इन चीज़ों को करना कैसे होता है वो चीज़ उसने बताई। मैथमेटिकल स्किल्स आनी चाहिए सेंस की फॉर्म में। जैसे मैं थोड़ी प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, आपको थोड़ा सा बताता हूँ अगर किसी को समझ में आए तो। जैसे अपने बोलते हैं, अपने बोला कि 5 रेड बॉल है, लाल आपकी गेंद है, ठीक है, 6 आपकी ब्लू है, और 7 आपकी क्या हो गई, 7 आपकी क्या होगी, ब्लैक हो गई। तो आपको क्या करनी है, 2 ब्लैक बॉल निकालनी है। ठीक है, 2 ब्लैक बॉल आपको निकालनी है। तो 5 आपकी रेड, 6 ब्लू एंड 7 आपकी क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तो कितनी होगी, टोटल 18 बॉल है ना। तो आपको देखो प्रोबेबिलिटी करने का मेथड क्या होता है, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि उस चीज़ के आने की संभावना कितनी है, प्रायिकता कितनी है, उस चीज़ के आने की प्रायिकता कितनी, किसी चीज़ के मतलब कितने चांसेस की फॉर्म में बात करें, मतलब टोटल में से, मतलब इतना। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 25% आपके ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं। अगर आप तुक्का लगाते हो तो 25%, क्योंकि 25% 100% है टोटल तो आंसर उसका। ठीक है, उनमें से एक आएगा 4 ऑप्शन में से, तो उनमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो 25% आपके चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे। समय वो चीज़ होती है आपकी प्रायिकता, ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत तो पता ही है। तो वहाँ पे करने का मेथड क्या है, आप ऐसे सोचो किसी थैले के अंदर आपने क्या कर दिया, किसी बैग के अंदर ये बॉल रख दी, 5 वो, 6 वो और 7 वो आपने बॉल रख दी। अब आपको क्या करना, ब्लैक निकालनी है। तो देखो ब्लैक निकालने की प्रायिकता कैसी होती है कि आपको ब्लैक ही निकालनी है। तो आपको क्या करना है, देखकर, आपको क्या करना है, उस थैले को देखकर, उस बैग को देखकर उसमें से 2 ब्लैक बॉल निकालनी है। तो आप 2 ब्लैक बॉल निकाल सकते हो क्या, उसमें ब्लू और रेड नहीं निकलनी चाहिए, देखते हुए निकाल सकते हो ना, देखकर आप निकाल सकते हो। इसका मतलब जो आपका ऊपर है ब्लैक वाला 7C2 वो तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, कितने में से चांसेस है, अगर रियल में अपने देखे तो कितनों में से निकल रही है वो देखे तो दो। प्रायिकता करने के लिए क्या होता है कि अंधेरे में तीर छोड़ना हो गया। तुक्के की बात करें, अब तुक्का होता क्या है, मतलब प्रायिकता एक टाइप से तुक्का मानते हैं अपने, उसके चांसेस क्या है, मतलब रैंडमली फॉर्म में करें। अब देख डायरेक्ट उसको निकालेंगे तो आपके 100% प्रायिकता है। तो प्रायिकता वो होती है कि आपका, अगर आपको ऑप्शंस नहीं आते, 4 ऑप्शन में से आपको पता नहीं आंसर क्या होगा, तो आप वहां पे गैसिंग करते हो। तो वो गैसिंग जो होती है, गैस करना ही एक टाइप की क्या होती है,
प्रायिकता होती है। अब थैले में से क्या करना है, आपने डायरेक्ट 2 निकाली, वो तो आपकी 7C2 ऊपर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आंखें बंद करके पिक्चर बनानी है, माइंड के अंदर पिक्चर बनानी है, आंखें बंद करके थैले में से निकालनी है आपको 2 बॉल। ठीक है, ब्लैक निकालने की कोशिश कर रहे हो आप, तो 2 बॉल आपको क्या करनी है, आंखें बंद करके या अंधेरे में से निकालनी है। तो बताओ वो 2 बॉल कितने में से निकलेगी, उन 7 में से निकलेगी या 18 में से निकलेगी, क्योंकि सारी की सारी मिक्स है। 7 में से नहीं निकलेगी ना, क्योंकि श्योर नहीं है ब्लैक निकले, क्योंकि आंखें आपकी बंद है, तो आंखें बंद करके निकालना होता है। तो वो क्या आ जाएगी, 18C2 आपकी आ जाएगी नीचे। समझ में आ रही चीज, क्योंकि रियल में तो आंखें बंद करके निकालना होता है। 2 बॉल निकालनी है आपको थैले में से, आंखें बंद करके 2 बॉल निकालनी है। इसका मतलब क्या है, आंखें बंद करके निकालोगे, इसका मतलब क्या, 18 में से 2 निकलेगी, उनमें से 2 वो ब्लैक आ जाए, वो क्या होती है, वो 7 में से 2 सिलेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 7 में से 2 सिलेक्ट होना, ऊपर नीचे 18C2, ये उसकी प्रायिकता हो जाती है। मतलब क्या, ऊपर वाला जो आता है आपका, ठीक है, अपनी बात करें, उसको लिखने के लिए क्या करो, उसको लिखने के लिए आपको अगर एग्जाम में करना हो तो क्या तरीका होता है, मेथड है, ये ट्रिक है इसकी, उसको करने के लिए क्या करो, आप देख कर निकालो। जब ऊपर वाला लाना होता है तो आपको देख कर निकालनी है, देख कर क्या निकाल, ब्लैक निकालनी है। तो ब्लैक आप किस में से, बच्चे 18 में से थोड़ी निकालोगे, 7 में से 2 निकालोगे ना। और जब नीचे वाली जो टर्म लिखनी होती है उसके लिए क्या करो, आंखें बंद करके निकालनी होती है। अब बताओ कितने में से निकलेगी, अब 18 में से निकलेगी, कोई भी निकल सकती है। समझे, ये होती है प्रोबेबिलिटी करने का मेथड। इतने से, इस पॉइंट से आपकी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी हो जाती है। और एक और पॉइंट होता है कि जब काम पूरा हो जाए तो नए तरीके से दूसरा तरीका बताएं उसको करने का, तो प्लस लगता है। और जब तक काम कंप्लीट ना हो, बॉल जब आप तक 3 बॉल निकालें एक एक करके, ठीक है, तो वो इनटू चलता रहेगा तब तक, कब तक, तो ये गेट होता है। कौन सा गेट होता है आपका, कौन सा गेट होता है, अपने जो कंप्यूटर के अंदर अपने जो गेट यूज करते हैं, एंड गेट, और गेट। तो एंड गेट का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे 1 होने चाहिए तभी 1 होगा। इसका मतलब सारी कंडीशन पूरी। तो वहां एंड गेट में भी आपने देखा है, तो उसको साइन के लिए अपने क्या यूज करते हैं, इनटू यूज करते हैं ना। कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं मैं मैथ्स के साथ, समझ नहीं आ रही चीज, तो सारे सब्जेक्ट आपस में यूज करके हुए चलना चाहिए। तो इनटू करते हैं ना अपने वहां पे, ठीक है। और जब अपने आपका और गेट है उसमें अपने क्या करते हैं, प्लस करते हैं, या वो मतलब क्या, या तो ये कंडीशन लगा दो या ये कंडीशन लगा दो, मतलब उन तीनों में से कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, उससे फुलफिलमेंट हो रहा है तो प्लस लगता है। और एक ही कंडीशन चल रही है क्या, एंड गेट वाली, कि सारी की सारी आपको साथ में लेनी है तो इनटू लगता है। ये होती है प्रोबेबिलिटी, होगी प्रोबेबिलिटी। गेट जो आपके होते हैं कंप्यूटर के, एंड और गेट, वहां से आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अगर आपको गेट अच्छे से आते हैं कंप्यूटर के तो आपकी प्रोबेबिलिटी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब क्या हुआ, 2 सब्जेक्ट को रिलेट किया ना, ऐसे इंग्लिश रिलेट होती है आपकी। समझिए, सारे सब्जेक्ट ऐसे आपके क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। क्लियर आप लोगों के, तो इस तरीके से बोला है, रेज मैथमेटिक्स बढ़ानी है स्किल्स को, शिफ्ट टू ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम। 4 ईयर का जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम है उसकी तरफ शिफ्ट करना है। तो डू शिफ्ट करते हैं, मेजर स्टेप्स शिफ्ट करते हैं, ठीक है। एंड क्रिएट, और क्रिएट करते हैं जो आपके क्या है मेजर्स है वो क्रिएट करते हैं। एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन एंड वगैरह का सबका रिफ्लेक्शन, ऑफर का रिफ्लेक्शन मेजर्स के बाद में, क्योंकि डू ऑफर, मूव का रिफ्लेक्शन डू मूव मेजर्स के बाद में, रेज का मूव के बाद में, ठीक है, सॉरी मेजर्स के बाद में डू रेज, ठीक है। शिफ्ट का डू शिफ्ट मेजर्स के बाद में, एंड क्रिएट मेजर्स के बाद, मतलब सारे मेजर्स के बाद में है। लेकिन ये और तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन ये मूव वाला और शिफ्ट वाला थोड़ा सा सूट नहीं हुआ। चलो आगे पढ़ते हैं। रेप्रेजेंट मेजर चैलेंजेस, रेप्रेजेंट करते हैं किसको, मेजर बड़े चेंजेस को, बड़े बड़े चेंजेस को, जो आपके बदलाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट मतलब दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो डू रिप्रेजेंट, इसका सब्जेक्ट बता दो। अब इसका सब्जेक्ट मुझे बता दो। मतलब पूरा का पूरा जो सेंटेंस पढ़ा वो बिल्कुल करप्ट सा हो गया, क्योंकि रिप्रेजेंट का अपने कुछ नहीं मिला, मतलब अपने माइंड ने गलत पढ़ लिया। अब करते हैं करेक्शन, और तो मैं आपको डायरेक्ट करेक्शन बता देता हूं, क्या कि जो आपके जितने भी अपनों ने ऑफर मूव वगैरह के रिफ्लेक्शन लिए, मुझे पता लग गया, देखो सेंस ऐसे बोलते हैं, चमका हुआ ऐसे बोलते हैं। ऑफर मूव शिफ्ट सारे के सारे जो रिफ्लेक्शन वो टू के बाद से है, इंट्रोड्यूस के साथ में जुड़े हुए, वो समझ में आ रही चीज। ऐसे करते ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा। अपने रेप्रेजेंट का सब्जेक्ट ढूंढें, तो रेप्रेजेंट, क्योंकि आप एंड तो यहाँ से आपका खत्म ही हो गया। क्रिएट को अगर मेजर्स के बाद में रखोगे तो रेप्रेजेंट का मेजर्स नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि एंड तो यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ कोई एंड वगैरह है ही नहीं रेप्रेजेंट से पहले, कि वो क्रिएट करते हैं, रेप्रेजेंट करते हैं मेजर चेंजेस को। इसका मतलब आपका सेंटेंस जो है वो क्या है, द एनईपीज मेजर्स रेप्रेजेंट। एनईपी के जो मेजर्स हैं, स्टेप्स है, वो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत बड़े बड़े चेंजेस को। और मेजर्स क्या करने के लिए, पर्पस क्या है मेजर्स का,
इंट्रोड्यूस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ऑफर स्कूल बोर्ड, मतलब टू मेजर्स टू इंट्रोड्यूस, मेजर्स टू ऑफर, मेजर्स टू मूव, मेजर्स टू शिफ्ट, मेजर्स टू रेज एंड मेजर्स टू क्रिएट। मतलब क्या करने के लिए, ये जो आपके मेजर्स है इंट्रोड्यूस करने के लिए, ट्वाइस 2 बार साल में बोर्ड एग्जामिनेशन को क्या करने के लिए, ऑफर करने के लिए, ठीक है, रोट लर्निंग रटने वाली लर्निंग से मूव अवे दूर करने के लिए, ठीक है, अब सही गया मूव अवे का मीनिंग, दूर करने के लिए, मैथमेटिकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए, फॉर ईयर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम को शिफ्ट कर उसकी तरफ शिफ्ट करने के लिए, और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। जो आपके मेजर्स है वो मेजर्स रिप्रेजेंट करते हैं बड़े बड़े चेंजेस को। तो रिफ्लेक्शन 2 के बाद में है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सर ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम मतलब क्या, जैसे अपने बहुत सारे जो कोर्सेज है वो तो 4 ईयर पे ही चलते हैं आपके बहुत सारे। जैसे मैंने जो बीटेक की है, तो बीटेक क्या है, 4 ईयर आपका अंडर ग्रेजुएट कॉलेज डिग्री सिस्टम है 4 ईयर का। लेकिन जो बीए वगैरह बीएससी वगैरह जो है वो 3 ईयर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वो 3 साल के प्रोग्राम होते हैं। तो वो बोल रहा है कि सबको 4 ईयर प्रोग्राम करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड आप कॉलेज में करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके समझ में आएगी, जितनी ज़्यादा एजुकेशन बढ़ाई जाएगी उतनी समझ में आएगी। बस कंडीशन ये हो कि वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। जैसे अपने बात करें बहुत सारे कॉलेज है, जैसे पीजी कॉलेज की अपनी बात करें, तो वहाँ पे तो आप 50 साल तक पढ़ा लो तो भी वही सेम ही क्या रहना, लेवल रहना है ना, तो चाहे 1 साल पढ़ा लो, क्योंकि वो तो बिल्कुल टीचर्स वहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ाते नहीं, बच्चे आते ही नहीं है कॉलेज के अंदर। तो वो वाला कैसा लगा, मतलब अगर आपकी एजुकेशन पॉलिसी सही हो तो उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि बच्चों को एक्सपीरियंस बढ़े उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ये बात उन्होंने बोली है, जैसे बीटेक वगैरह में होता है। आगे बात करें, प्रोग्रेस ऑन दीज क्रूशियली डिपेंड्स। प्रोग्राम जो ये क्रूशियली फॉर्म में जो डिपेंड्स है, डिपेंड्स तो कोई नाउन थोड़ी होता है, क्रूशियली फॉर्म में जो डिपेंड्स है, जो डज डिपेंड होता है, तो ये तो डज डिपेंड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ गड़बड़ है। अपनों ने पढ़ा प्रोग्रेस ऑन दीज क्रूशियली डिपेंड्स, गलत गया। आपको कैसे पढ़ना है, प्रोग्रेस ऑन दीज क्रूशियली डिपेंड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, रुकना है थोड़ा सा बोलने के लिए। प्रोग्रेस ऑन दीज, इन पर जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, क्रूशियली डिपेंड्स, वो क्रूशियल फॉर्म में डिपेंड करती है, इंपॉर्टेंट फॉर्म में डिपेंड करती है। तो दीज किसके लिए यूज है, दीज क्रूशियली डिपेंड्स के लिए यूज है। दीज यूज हुआ, ये ऊपर वाली जो बातें हैं सारी की सारी, मूव करना, ऑफर करना, ठीक है, रेज करना, मैथमेटिकल स्किल्स को शिफ्ट करना, क्रिएट करना, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर जो प्रोग्रेस है वो क्रूशियली डिपेंड करती है। तो ये आपका डज डिपेंड है किसका, प्रोग्रेस। दीज को ऑन खा गया तो दीज, ये बैक वाले। अब आप बोलो दीज तो सर ये कोई चीज़ें तो बताओ, नाउन आनी चाहिए, जरूरी नहीं है, पीछे वाली जो बातें उनको बता रहे हैं। इन पर जो प्रोग्रेस है वो क्रूशियल फॉर्म में डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, ऑन द विल। सर गड़बड़ होगी, द विल का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे द लग गया, ये तो गलत है, एग्जाम में गलत करना चाहिए। तो विल की वर्किंग ओनली मॉडल नहीं होती, विल की वर्किंग इच्छा को भी बताता है, सोच को भी बताता है। विल पावर होती है ना माइंड की, विल पावर। तो डिपेंड्स ऑन द विल, उस पावर पे, विल पावर उस इच्छा पे क्या करती है, डिपेंड करता है। टू स्पेंड, क्या करने की इच्छा, स्पेंड खर्चा करने की। द प्रोमिस्ड, जो वादा किया गया 6% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का जो 6% है, एज किसकी फॉर्म में, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे पब्लिक एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, लागत की फॉर्म में खर्च करने की जो विल है, इच्छा है, मतलब जो गवर्नमेंट ने बोला है उस पर डिपेंड करता है प्रोग्रेस की। गवर्नमेंट कितने हद तक 6% को, वो जीडीपी के 6% को प्रॉमिस किया गया उसको स्पेंड करती है नहीं करता, इस पे करता है। अगर वो करती है तो ये प्रोग्रेस हो जाएगी, नहीं तो कोई प्रोग्रेस नहीं होनी। ये बात इन्होंने बोली है। क्लियर आप लोगों के। तो मतलब इस एडिटोरियल में इतनी शानदार चीज़ें, हर सेंटेंस में अपने को क्या हुआ है, दोबारा से पढ़ना पड़ा है। मतलब फर्स्ट टाइम तो अपने किसी को बिल्कुल करेक्ट पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि वर्किंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इन्होंने इतनी शानदार तरीके से दे रखा है। क्योंकि जैसे ही आप पढ़ोगे ना ऑफर वाले को, ऊपर वाले की बात करें तो ऑफर वाले को पढ़ते ही आपको यही लगता है डू ऑफर है, क्योंकि मेजर्स प्लूरल ऑफर्स होता फिर तो चलो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसको पढ़ोगे तो मेजर्स जैसे पढ़ते ऑफर दिखेगा, लेकिन ऑफर्स होता तो गलत हो जाए, टू के बाद में ऑफर्स आता नहीं, डज ऑफर आ नहीं सकता, टू और डज की ओवरलैपिंग। तो उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा, अब एग्जामिनर ऐसे दे देता है तो उसने बहुत ज़्यादा ट्रिक खेली अपने साथ, ठीक है, एक टाइप से अगर एग्जाम में आता है तो उसने मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म में ये दिया है। लेकिन अपने को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को तो चीज़ें आती है। एक बार सही नहीं गया तो क्या हुआ, अपने हाथों हाथ, जैसे अपने ने पूरा पढ़ा, पढ़ते रिप्रेजेंट को देखा, देखते पता लग गया कि भाई क्रिएट वगैरह जो आपके ऑफर वगैरह है उनका रिफ्लेक्शन 2 के बाद से है। डायरेक्ट ही पता लग गया, क्योंकि डायरेक्ट देखते यही लगता है कि जो मेजर्स इंट्रोड्यूस करने वही ऑफर करते हैं, तो डायरेक्ट तो ऐसे लगता है। लेकिन कंप्लीट सेंटेंस पढ़ते ही अपने को पता लगा कि रियल में वर्किंग ये नहीं थी, रियल में वर्किंग दूसरी थी।
पता लगी ना, तो बहुत शानदार वाला एडिटोरियल, सीरियसली बहुत शानदार वाला एडिटोरियल, और बहुत सारी चीज़ें अपने को जनरल अवेयरनेस भी हो रही है कि पॉलिसी आ क्या रही है, वो भी अवेयरनेस हो रही है, और साथ ही साथ क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी वर्किंग क्लियर हो रही है। और ये चीज़ें समझ में आ रही है कि एग्जाम में फर्स्ट टाइम अपने कई बार पढ़ते हैं तो अपने समझ में नहीं आता, तो कैसे बैकअप करना होता है, वो बैकअप यहाँ पे सीख रहे हो, कैसे दूसरी वर्किंग को देखना होता है, दूसरे तरीकों को देखना होता है, कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी प्रैक्टिस चल रही है, समझ में आ रही है। तो बड़ा शानदार वाला एडिटोरियल है, कॉन्सेंट्रेटेड रहो इसके ऊपर। चलते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द पॉलिसी ऑल्सो सेज, पॉलिसी कहती है, क्या भी कहती है, ये भी कहती है, ये भी बताती है, दैट की वेयर एवर पॉसिबल, जहां भी पॉसिबल हो, जहां भी संभव हो, बताती है कि, दैट यहाँ की तरह वर्क कर रहा है, बताती है कि जहां भी पॉसिबल हो, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स, जो इंस्ट्रक्शन निर्देश है स्कूल के अंदर, मीडियम, उसका जो मीडियम माध्यम, अंटिल तक, कहाँ तक, एटलीस्ट क्लास 5, क्लास 5 तक, 5वीं क्लास तक, बट प्रीफरेबली, प्रीफरेबल की फॉर्म में, प्रीफरेबल फॉर्म में अपने बात करें तो, प्रीफरेंस की फॉर्म में अगर अपने बात करें तो, बट प्रीफरेबली अंटिल क्लास 8 एंड बी एंड, अगर प्रीफरेंस की फॉर्म में बात करें, प्राथमिकता की फॉर्म में बात करें तो क्या, क्लास 8वीं और उससे भी आगे की क्लास तक। तो मतलब क्या बोला कि जो मीडियम है इंस्ट्रक्शन का, कहाँ तक, 5वीं क्लास तक, लेकिन प्रीफरेंस की फॉर्म में बात करें तो 8वीं क्लास या उससे भी परे बात करें, उससे भी आगे की बात करें तो विल बी द होम लैंग्वेज, वो क्या होना चाहिए, होम लैंग्वेज हो, क्या हो, होम घरेलू लैंग्वेज हो, और या मदर टंग, या क्या हो, मातृभाषा हो, और रीजनल लैंग्वेज, या फिर क्या हो, रीजनल क्षेत्रीय भाषा हो। तो पॉलिसी क्या कहती है कि जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पे जो मीडियम हो ना स्कूल्स वगैरह में, वो मीडियम, पढ़ाने का मीडियम क्या होना चाहिए, क्या हो, होम लैंग्वेज हो, ठीक है, या फिर मदर टंग हो, या फिर रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। समझ में आया चीज़, मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे राजस्थान में पढ़ाएं तो राजस्थानी में पढ़ाएं, ठीक है, बागड़ी में पढ़ाएं, ठीक है, टीचर्स भी बागड़ी बोले, बच्चों को बागड़ी में पढ़ाए, किताबें भी आपकी बागड़ी में हो, साउथ की बात है वहाँ इंग्लिश में हो, या तमिल वगैरह, कन्नड़ वगैरह जो भी लैंग्वेज वहाँ लैंग्वेज में हो, ठीक है, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे हिंदी में हो, मतलब हर जगह हिंदी और इंग्लिश में ना हो, मतलब क्षेत्रीय भाषा में हो, कहाँ तक, 5वीं क्लास तक। और प्रीफरेंस की फॉर्म में बात करें, ये बात कौन बोलती है, पॉलिसी बोलती है। प्रीफरेंस की फॉर्म में बात करें तो कहाँ तक, 8वीं या उससे भी परे 12th क्लास तक भी क्या हो, आपकी वही लैंग्वेज हो, कौन सी, क्षेत्रीय भाषा की फॉर्म में ही बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि उनकी कैचिंग पावर बढ़े। ये बात इन्होंने बोली है, लेकिन ये बात मुझे तो क्या लगी, नेगेटिव लगी। आपको क्या लगी, आप बता देना। क्यों, क्योंकि जब आप हर बंदे को अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो तो फिर आगे ग्रोथ कैसे करेंगे, दूसरी लैंग्वेज तो वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए सबसे जो अपने यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात करें वो क्या, इंग्लिश, हिंदी भी नहीं सीख पाएंगे, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद यूनिवर्सल लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में कौन सी लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश। और जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजी वगैरह जितनी भी अवेलेबल है, जैसे मान लेना इंटरनेट वगैरह, वो सारा का सारा किस में अवेलेबल है, वो पूरा का पूरा इंग्लिश में अवेलेबल है। तो फिर बच्चे वो करेंगे कैसे, वो कैसे टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाएंगे, कैसे वर्ल्ड के साथ वो क्या कर पाएंगे, कन्वर्जेशन कर पाएंगे, कैसे वो आगे आप सक्सेस होगा, कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे वो लोगों के साथ, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषा में सीमित हो गए। मतलब पूरा ऑल इंडिया में इतनी भाषा है, अगर क्षेत्रीय भाषा के फॉर्म में लेकर चलोगे तो पूरा ऑल इंडिया डिवाइड हो जाएगा, सारे डिवाइड हो जाएंगे, कोई किसी को नहीं समझ पाएगा, कोई किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अगर आप इंग्लिश को प्रेफरेंस ना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सल वे में वो साथ में लेकर चलनी पड़ेगी, नहीं तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे इस दुनिया के अंदर। लेकिन कम से कम हिंदी को तो रखो ना क्षेत्रीय भाषा की जगह, क्यों, ताकि पूरा देश एक साथ कनेक्ट तो हो पाए। अगर आपने हर जगह की लैंग्वेज, हर अपने बात के थोड़ी दूर जाकर कुछ किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर पे जाकर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हर कुछ 100 किलोमीटर पे जाकर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो ऑल इंडिया अपने बात करें पूरा इंडिया एक साथ आ जाएगा क्या, पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा इंडिया। तो ये पॉलिसी मुझे तो सही नहीं लगी, आप बता देना अपने अकॉर्डिंग। आगे पढ़ते हैं। दिस इज ए लॉन्ग हेल्ड रिव्यू, ये क्या है, लॉन्ग हेल्ड मतलब बहुत टाइम से आयोजित किया गया व्यू है, सॉरी रिव्यू नहीं, व्यू है, मतलब दृष्टिकोण है, ये बहुत टाइम से इसको विचार किया जा रहा है इस पे। एंड हैज़ इट्स मेरिट्स, और इसके गुण दोष, मेरिट्स का मतलब गुण दोष भी है, मतलब इस बात के गुण दोष भी है, मतलब अच्छाइयाँ भी है और बुराइयाँ भी है। तो एंड का रिफ्लेक्शन अपने यहाँ से देखें तो दिस के बाद जाएगा, दिस इज ए लॉन्ग हेल्ड रिव्यू और दिस हैज़ इट्स मेरिट्स ऑल्दो, हालांकि कॉन्ट्रेरी दी, ऑल्दो इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री, लार्ज बहुत बड़ी और डाइवर्स विविधता वाली, भिन्नता वाली कंट्री में, वेयर जहाँ मोबिलिटी इज हाई, मोबिलिटी का मतलब वहाँ पे मोबिलिटी का मतलब गतिशीलता बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब चेंजेस बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब तो मैंने बताया था ना अभी, थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर क्या होते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, रहन सहन चेंज हो जाता है। द स्टूडेंट शुड हैव द ऑप्शन, स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होना चाहिए, हैव यहाँ पे मैन एक्शन है, हैव द ऑप्शन, कीप द ऑप्शन, ऑप्शन रखना चाहिए, उनके पास ऑप्शन होना चाहिए टू स्टडी करने का, इन
इन द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में दैट इनेबल्स, जो इनेबल करती है, डज इनेबल सब्जेक्ट क्या है इसका, दैट किसके लिए यूज है, लैंग्वेज सिंगुलर, दैट इनेबल्स ए ट्रांसफर नेशनली, एक ट्रांसफर को, स्थानांतरण को नेशनल फॉर्म में क्या करें, नेशनल फॉर्म में इनेबल करे ट्रांसफर को, मतलब ट्रांसफर कर पाए, हर किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाए। ये बात बिल्कुल सही बोली है कि ये बहुत टाइम से सोची जाने वाली बात है, गवर्नमेंट ये सोच रही है ऐसे किया जाए, ठीक है। लेकिन अपने बात करें, अगर इतनी बड़ी जो कंट्री और इतनी फैली हुई कंट्री और इतनी विविधता है, भिन्नता है इस कंट्री में, जहाँ पे मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, उस कंट्री में स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन होना चाहिए लैंग्वेज का, जो उन्हें इनेबल करे, जो इजीली हर किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो अब अपने बात करें अपने एरियाज़ की, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अपनी जो एरिया बागड़ी एरिया, मारवाड़ी जो बागड़ी, अपने बात करें बागड़ी एरिया की बात करें, तो यहाँ पे अगर बागड़ी लैंग्वेज में सारी बुक्स वगैरह सिखाई जाएगी, तो आपको सिर्फ ओनली बागड़ी लैंग्वेज आएगी, आपको हिंदी भी नहीं आएगी। तो आप मान लो अगर दिल्ली चले गए, दिल्ली वगैरह चले गए, थोड़ी दूर चले गए, आप दूसरे स्टेट में चले गए, पंजाब में चले गए, पास में ही है, बिल्कुल टच में ही है अपने हनुमानगढ़ के, तो ठीक है, तो बिल्कुल पंजाब में चले गए, आपको पंजाबी आती नहीं, तो उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे, आपको तो बागड़ी आती है, वो लोग आपके साथ कम्युनिकेट, मतलब थोड़ी सी दूर जाते ही आपके क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। तो ये बात इसने बिल्कुल सही बोली है, ये द हिंदू ने बोली है, वो पॉलिसी की बात है, वो गवर्नमेंट की बात है कि क्या हो, लोकल लैंग्वेज हो। और ये जो बात बोली है ये द हिंदू ने कि बच्चों के पास चलो लोकल लैंग्वेज करो, लेकिन उनके पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना, एक लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज तो हो आपकी जो क्या करे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, एक ऐसी लैंग्वेज तो हो जिससे वो कम्युनिकेट कर पाए पूरे नेशनल वाइड, मतलब पूरे देश में कर पाए। ये बात उसने बोली। आगे बात करें, इंग्लिश हैज़ परफॉर्म किया है उसने, दैट रोल, उस भूमिका को परफॉर्म किया, प्रदर्शित किया है, ड्यू टू किसके कारण, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक फैक्टर है उनके कारण। ये बात इसने बोली कि वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए आपकी, अगर गवर्नमेंट को बोलें तो एक लैंग्वेज आपकी ऐसी हो जो कम्युनिकेट कर पाए, वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश होनी चाहिए। इसने बोला है द हिंदू ने। क्यों बोला है, क्योंकि इंग्लिश ने परफॉर्म किया एक तगड़े वाला। अब आप बोलो सर हिंदी होनी चाहिए, हाँ हिंदी हो, बिल्कुल सही है, हमारी मातृभाषा है, हम उनसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, हिंदी चलो आपकी हो, हिंदी भी रखो इंग्लिश भी रखो, हिंदी तो होनी भी चाहिए, हिंदी तो कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि अपनी नेशनल लैंग्वेज है, ये अपनी मातृभाषा है, अपने देश की भाषा है। लेकिन उसके साथ इंग्लिश भी होनी चाहिए, क्योंकि अब अपने बात करें तो आपका ग्लोबलाइजेशन, दुनिया सारी एक साथ एक बन चुकी है, तो दुनिया के लिए एक लैंग्वेज फिक्स करनी पड़ेगी जिससे सारे कम्युनिकेट कर पाए। अगर आपको हिंदी आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप बोल कैसे पाओगे। अब कल को मान लो फॉरेन कंपनीज वगैरह आ रही है, फॉरेन एम्प्लॉयज़ आने लगे यहाँ पे, तो आपके जो कलीग्स वगैरह उनके साथ आप कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे, आपको तो इंग्लिश आती नहीं है, वो आपके साथ कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, उनको हिंदी नहीं आती। तो एक लैंग्वेज तो फिक्स करनी पड़ेगी ना यूनिवर्सल वे में। और दूसरी अपनी बात करें, इंटरनेट वगैरह एक्सेस करना हो, हर चीज़ आपकी हो, जितने भी आपके प्रोग्राम्स वगैरह हो, जितने कंप्यूटर वगैरह, सारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, ठीक है। तो उनको आप कैसे एक्सेस करोगे, फिर आप सीखोगे कैसे, टेक्नोलॉजी कैसे आएगी आप लोगों में, टेक्नोलॉजी कैसे सीख पाओगे आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी इंग्लिश में चल रही है, क्योंकि जो जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई गई है वो फॉरेनर के द्वारा एक इंग्लिश लैंग्वेज को क्या स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानकर बनाई गई है। तो समझ में आई। तो इसलिए इसने बोला कि हिस्टोरिकल जो फैक्टर है, ऐतिहासिक फैक्टर की बात करें, पुरानी चीज़ों की बात करें, इतिहास की भी बात करें, तो इंग्लिश ने वो रोल प्ले किया है, हर जगह उसने रोल प्ले किया कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। तो ये बात उसने बोली है। पॉलिसी की ये नेगेटिव पॉइंट है क्षेत्रीय भाषा वाला, क्योंकि एक लैंग्वेज तो ऐसी देनी चाहिए जिससे सारे आपस में कम्युनिकेट कर पाए, नहीं तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोल रहा है, देयर आर सम गुड एलिमेंट्स, कुछ अच्छे एलिमेंट्स हैं टू द NEP 2020, जो नेशनल पॉलिसी है उसकी तरफ, दैट विल की नहीं है, विल है, विल मिलते मतलब मॉडल है इसका मतलब दैट जो की तरह वर्क करेगा। दैट विल जनरेट, जो जनरेट करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, लिटिल फ्रिक्शन, पैदा करते हैं, लिटिल फ्रिक्शन, बहुत कम घर्षण को, घर्षण का मतलब जो फ्रिक्शन होता है, जैसे अपने मूव करते हैं, चलते हैं, तो अपने जो किसी सरफेस के साथ जो खुरदरापन होता है वो फ्रिक्शन को लेकर आता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है जो अपने को स्लिप होने से रोकता है। ठीक है, लिटिल फ्रिक्शन की बात कर रहा है। तो जनरेट करते हैं फ्रिक्शन, यहाँ पे घर्षण की बात करें तो संघर्ष मतलब प्रॉब्लम की बात है यहाँ पे। तो कुछ अच्छे एलिमेंट्स है जो NEP है उसकी तरफ, मतलब ये तो नेगेटिव पॉइंट था, अब बता रहे हैं अच्छे पॉइंट्स। दैट विल जनरेट, जो जनरेट कर पैदा करेंगे, लिटिल बहुत थोड़ा गड़बड़ पैदा करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, एंड नीड ओनली एडिक्वेट रिसोर्सिंग, और आवश्यकता है उनको सिर्फ किसकी, दैट विल नीड, तो कहाँ से विल के बाद से इसका रिफ्लेक्शन जाएगा, दैट विल नीड, उन्हें आवश्यकता होगी, ओनली एडिक्वेट, पर्याप्त रिसोर्सिंग, जितनी पर्याप्त है उनके लिए रिसोर्सिंग स्रोत वगैरह उतनी ही उसकी आवश्यकता। रिसोर्सिंग मतलब यहाँ पे जेरन टाइप है, ठीक है, रिसोर्सिंग की उन्हें क्या होगी, एडिक्वेट, नीड का तीर लगेगा, रिसोर्सिंग जेरन उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है,
आगे बात करें प्रोविजन ऑफ एन एनर्जी फिल्ड ब्रेकफास्ट। प्रोविजन प्रस्ताव जो आपका मतलब जो अपने नियम है किसका, ऑफ किसका, एक एनर्जी फिल्ड ब्रेकफास्ट, एनर्जी मतलब ऊर्जा से भरा हुआ ब्रेकफास्ट नाश्ते का, इन एडिशन टू किसके साथ में, द न्यूट्रिशियस मिड डे मील। मिड डे मील जो आपका है, न्यूट्रिशियस का मतलब जो पोषणकारी जो मिड डे मील है दोपहर का जो खाना है उसके साथ, टू हेल्प चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की हेल्प करने के लिए, अचीव बेटर लर्निंग आउटकम्स, कि वो क्या करे, अचीव करे, अच्छे लर्निंग रिजल्ट आए उनको, इज वन, वो क्या है, वन है। इसका सब्जेक्ट ढूंढे तो क्या होगा, लर्निंग आउटकम्स को, बेटर लर्निंग आउटकम्स को अचीव का तीर लग गया, चिल्ड्रन हेल्प के साथ चले गए, ठीक है। मिड डे मील न्यूट्रिशियस उसको टू खा गया, ठीक है। उसके बाद इन एडिशन तो बनेगा नहीं सब्जेक्ट, ब्रेकफास्ट को ऑफ खा गया। प्रोविजन, वो प्रोविजन जो आपका आया नियम है वो क्या एक है, मतलब जो प्रोविजन है एनर्जी फील्ड वाला, मतलब रिसोर्सिंग की बात करें, एडिकेट रिसोर्सिंग की आवश्यकता है, उनमें से एक प्रोविजन जो नियम है वो एक रिसोर्सिंग है, कौन सी, मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी देना। मिड डे मील तो देते ही हैं स्कूल के अंदर बीच दोपहर में, तो सुबह सुबह एक एनर्जी फिल करने वाला ब्रेकफास्ट भी बच्चों को दिया जाना चाहिए, भूखे थोड़ी पड़ेंगे आधी छुट्टी तक, समझ आए चाहिए। तो आधा टाइम तो खराब हो जाएगा, आधे टाइम बाद खाएंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर। तो पहले वाला जो सेशन है, फर्स्ट हाफ है सेशन का पूरा कंप्लीट स्कूल का, वो तो खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए बोल रहा है ब्रेकफास्ट भी होना चाहिए। अचीव सर्वीवन है, इसका सब्जेक्ट नहीं मिला, चिल्ड्रन को तो हेल्प खा गया, तो ये क्या है आपका हेल्प मेक सेंटेंस है। तो ये देखो कैसे वर्क करता है कि जो आपका प्रोविजन है वो तो हेल्प करेगा और चिल्ड्रन अचीव करेंगे, वो प्राप्त करेंगे किसको, बेटर आउटकम्स को, बेटर रिजल्ट्स को प्राप्त करेंगे। तो अचीव करेगा चिल्ड्रन, हेल्प करेगा प्रोविजन, प्रोविजन थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस को अचीव करेगा, अचीव तो बच्चे करेंगे, ठीक है। तो वो ये आपका हेल्प मेक सेंटेंस। आगे बढ़े, क्रिएशन ऑफ इंक्लूजन फंड्स। इंक्लूजन का मतलब समावेश, सम्मिलित किए गए जो आपके फंड्स है उनका क्रिएशन, निर्माण, टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली, सोशल फॉर्म में, सामाजिक फॉर्म में, और एजुकेशन शिक्षा की फॉर्म में। डिसएडवांटेज्ड, उसने डिसएडवांटेज किया है बच्चों को, चिल्ड्रन बच्चों को डिसएडवांटेज खराब किया है क्रिएशन ने, तो V2 लग रहा है यहाँ पे। परस्यू, जैसे ही परस्यू पढ़ा, परस्यू पढ़ते ही गड़बड़ होगी कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, बच्चे होंगे। तो डिसएडवांटेज, एडवांटेज्ड आपका V2 नहीं है, V3 है, एडजेक्टिव है किसका, मतलब जो जिन बच्चों को लाभ नहीं मिला है उन बच्चों को, परस्यू का मतलब प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन इज अनदर, वो क्या है, दूसरा है, परस्यू करना किसको, एजुकेशन को प्राप्त करना, इज अनदर वो दूसरा है। पहला क्या है, प्रोविजन मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट देने का, और दूसरा क्या है, इंक्लूजन फंड्स, मतलब फंड वगैरह, पैसा वगैरह भी, प्रोत्साहन वगैरह दिया जाए, उसका क्रिएशन करना, सोशल और किस फॉर्म में, एजुकेशनल फॉर्म में, किसको, डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, मतलब जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है शिक्षा का, उन बच्चों को क्या फंड वगैरह देने के लिए, फंड वगैरह का क्रिएशन क्या करने के लिए, उन बच्चों की हेल्प करने के लिए, बच्चे ताकि क्या करें, तो ये जो फंड्स है, क्रिएशन ऑफ इंक्लूजन फंड्स है, वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे बच्चों की, और बच्चे क्या करेंगे, एजुकेशन को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हेल्प में एक सेंटेंस हो गया। टू हेल्प चिल्ड्रन परस्यू, वो वाला क्या, जैसे टू हेल्प चिल्ड्रन अचीव है ना, वैसे ही हो जाए, टू हेल्प चिल्ड्रन परस्यू, मतलब बच्चों की हेल्प करेगा, परस्यू करने, प्राप्त करने के लिए क्या, एजुकेशन इज अनदर, इसका सब्जेक्ट क्या है, क्रिएशन हो गया। तो मतलब इंक्लूजन फंड्स को क्रिएट करना, बच्चों की हेल्प करने के लिए, जो डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन है उनकी हेल्प करने के लिए, क्या हेल्प, किस में हेल्प करने के लिए, एजुकेशन को प्राप्त करने में हेल्प करने के लिए, इज अनदर, वो क्रिएशन क्या है, दूसरा आपने बोले तो रिसोर्सिंग है। समझ में आ रही है, इस तरीके से इसने बात की। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें, इसने बोला वेयर, जहां द पॉलिसी फेल्स, डज फेल, सब्जेक्ट पॉलिसी बिल्कुल सही है, सिंगुलर। टू शो रीगर, रीगर का मतलब कठोरता, जहां पे पॉलिसी आपकी कठोरता दिखाने में फेल होती है, हाउ एवर, जैसे तैसे, इज ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, एक्सेस जो पहुंच है किसी चीज को एक्सेस करना, उसके यूनिवर्सलाइजेशन मतलब विश्वव्यापिता, सर्वव्यापकता, तो सर्वव्यापकता पे जो है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ये पूरी बात है। वेयर, जहां पॉलिसी फेल होती है, क्या, कठोरता दिखाने में फेल होती है, इज ऑन, ठीक है। जैसे तैसे बात करें, इज ऑन किस पर फेल होती है, ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, कि जहां पॉलिसी फेल होती है, कहां, जहां मतलब इज ऑन, अगर अपने बात करें किस पर, यूनिवर्सल, ये पूरी बात, जहां पॉलिसी फेल होती है, इज ऑन कहां पर फेल होती है, इस यूनिवर्सलाइजेशन पे फेल होती है, तो ये पूरी बात इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। बोथ कहां पर, बोथ इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, कहां पर, स्कूल्स में भी और हायर एजुकेशन कॉलेजेस में भी। द राइट टू एजुकेशन, जो अधिकार है एजुकेशन का, नीड्स, डज नीड स्पेसिफिक मेजर्स टू सक्सीड, उसे स्पेसिफिक नीतियों की आवश्यकता, योजनाओं की आवश्यकता है सक्सीड, सफल होने के लिए। डज नीड का सब्जेक्ट राइट, मतलब क्या हुआ,
जहां, पूरा सेंटेंस ऐसे जाएगा, बीच वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हटा दो, हाउ एवर से लेकर आप हायर एजुकेशन तक हटा दो, आपको समझ में आ जाएगा कि जहां पॉलिसी फेल होती है कठोरता दिखाने में, वहां जो राइट ऑफ एजुकेशन है ना, उसको आवश्यकता होती है स्पेसिफिक मेजर्स की सक्सेसफुल, कि जहां पॉलिसी फेल हो जाती है वहां पे राइट ऑफ एजुकेशन काम आता है। ये बात इसने बोली है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? इस तरीके से ये वर्क करेगा। आगे बात करें मोर ओवर, इसके अलावा थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है यहाँ पे। मोर ओवर, ये थोड़ा बड़ा हो गया आपका, ठीक है, आई थिंक एक स्लाइड और है। मोर ओवर, इसके अलावा फी रेगुलेशंस, जो फी के रेगुलेशंस है, कंट्रोलिंग वगैरह की, फी वगैरह स्ट्रक्चर कैसी रखनी है, एग्जिस्ट, डू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करते हैं इन सम स्टेट्स इवन नाउ, वो कुछ स्टेट्स में अभी भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पहले से बने हुए हैं। बट, लेकिन द रेगुलेटरी प्रोसेस इज अनेबल टू रन इन प्रॉफिटियरिंग, तो रेगुलेटरी जो कंट्रोलिंग वाला जो प्रक्रिया है, प्रोसेस इज अनेबल, वो अनेबल अयोग्य है टू रन इन, रन इन का मतलब अपने बोले रोक लगाने में, किसमें रोक लगाने पे, किस पर रोक लगाने में, रोक लगाने में किसमें, प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी में रोक लगाने में, मुनाफाखोरी इन द फॉर्म ऑफ अनअकाउंटेड डोनेशन, जो डोनेशन वगैरह दिए जाते हैं ना लोगों के द्वारा, जो दान वगैरह दिए जाते हैं भामाशाहों के द्वारा, वो अनअकाउंटेड मतलब वो क्या करते हैं, वो लोग ही खा जाते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम से जो रिलेटेड लोग हैं वो ही खा जाते हैं, वो मतलब वहाँ पे जो मुनाफाखोरी है उसमें रोक लगाने में अभी भी क्या है, अयोग्य है, मतलब जो आपका रेगुलेटरी सिस्टम है, मतलब मुनाफाखोरी अभी भी चल रही है। आगे बात करें, द आइडिया ऑफ ए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो आइडिया है, विचार है किसका, एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का, एज किसकी फॉर्म में, एन एपेक्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी शिखर वाली, अपेक्स का मतलब शिखर वाली, सबसे बड़ी कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, इज बाउंड, वो सीमित है, टू बी होना, रेसेंटेड बाय स्टेट्स, किसके द्वारा, रेसेंटेड का मतलब नापसंद करना, स्टेट्स के द्वारा नापसंद होने की फॉर्म में वो क्या है, बाउंड है, लिमिटेड है। तो जो आइडिया, इसका सब्जेक्ट क्या है, आइडिया, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ थोड़े स्पीड में चल रहा हूँ, आपको वर्किंग डिटेल से करवा दी मैंने, क्योंकि ये आपका एडिटोरियल बहुत लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीड पकड़ ली मैंने यहाँ पे। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के? जो आइडिया है बता देना मुझे लाइव चैट के अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। द आइडिया जो है ऑफ नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल बनाने का, किसमें सबसे बड़ी कंट्रोलिंग की, जो आपकी एपेक्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में बनाने का, वो बाउंड सीमित है, किसकी तरफ है, स्टेट्स के द्वारा होने के लिए सीमित है, रेसेंटेड नापसंद, जो राज्य है वो नापसंद कर रहे हैं, वो इसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं, ये बात इसने बोली है। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये आपका लास्ट पैराग्राफ आ गया, ये आपका इस एडिटोरियल का लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। आपने बात करें यहाँ पे सिमिलरली, इसी प्रकार ए नेशनल बॉडी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड का मतलब योग्यता परीक्षण, ठीक है, योग्यता परीक्षण के लिए एक नेशनल बॉडी, राष्ट्रीय बॉडी जो संरचना या ऑर्गेनाइजेशन है, वुड हैव टू कन्विंस, उसे क्या करना पड़ेगा, वुड हैव टू, उसे करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, किसे, द स्टेट्स ऑफ इट्स मेरिट्स, मतलब जो इसकी मेरिट्स, जो स्टेट्स है उनको मनाना पड़ेगा, किस बात का मनाना पड़ेगा, इसके गुण दोष की बात को मनाना पड़ेगा, ऑफ इट्स मेरिट, किस फॉर्म का बनाना पड़ेगा, गुण दोष का, कि इसके गुण और दोष क्या है उसका उसे कन्विंस करना पड़ेगा, मतलब कन्विंसिंग ही मेरिट्स की हो रही है तो इसलिए ऑफ लगा है, कन्विंसिंग जो हो रही है, फॉर मतलब मेरिट्स के लिए होता तो फॉर होता, लेकिन कन्विंसिंग हो ही किसकी रही है, मेरिट्स की हो रही है, गुण दोष की ही कन्विंसिंग हो रही है, तो आपका ऑफ लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अमंग द मैनी इम्पेरेटिव्स, अमंग मध्य में, किसके बीच में, मैनी बहुत सारे जो इम्पेरेटिव जरूरी चीज़ें हैं उनके बीच में, द डेडलाइन, जो डेडलाइन है, जो आखिरी सीमा है, सीमा रेखा है, टू अचीव, क्या करने के लिए, अचीव प्राप्त करने के लिए, यूनिवर्सल लिटरेसी, यूनिवर्सल सार्वभौमिक फॉर्म में, अपने सर्वव्यापी फॉर्म में, बाद में लिटरेसी साक्षरता, एंड न्यूमरेसी मतलब गणना, कैलकुलेशन वगैरह जो मैथमेटिकल जो स्किल्स है, बाय 2025 तक शुड बी, वो होनी चाहिए ए टॉप प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, एज ए गोल, एक गोल की फॉर्म में, दैट विल क्रूशियली डिटरमाइन, जो क्या करे, क्रूशियल फॉर्म में, गोल के लिए यूज है, जो क्या करे, दैट विल क्रूशियली, क्रूशियल इंपॉर्टेंट फॉर्म में डिटरमाइन करे, पता करे, डिटरमाइन कैसे करे, क्रूशियल फॉर्म में, इसलिए मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आपकी एडवर्ब होगी, विल का सब्जेक्ट दैट किसके लिए यूज है, गोल के लिए, डिटरमाइन पता लगाए, बताए, निश्चित करे, किसको, प्रोग्रेस एट हायर लेवल, हायर लेवल पर प्रोग्रेस को, विकास को, प्रगति को क्या करे, वो करना चाहिए। तो शुड बी का सब्जेक्ट अपने देखें तो क्या मिलेगा आपको, द डेडलाइन यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर है? समझ लेना आप, मैंने डिटेल नहीं बता रहा यहाँ पे, क्योंकि ये अब आपको आता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको करवा दिया आपको।
तो ये बहुत अच्छा एडिटोरियल था, मतलब वर्किंग बड़ी शानदार थी। अगर अपनी इंग्लिश में वर्किंग की फॉर्म में बात करें, अगर सीखने की फॉर्म में बात करें, तो यहाँ पे वर्किंग क्या है आपकी, बड़ी ही शानदार वर्किंग थी। हर बार अपने को 2-2 बार पढ़ना पड़ा था, समझ में। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पढ़ा दिया स्पीड के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा लास्ट के अंदर जाकर, क्योंकि आपको ये चीज़ें क्लियर है, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें इसलिए, क्योंकि थोड़ी सी बात भी करनी थी। तो वर्किंग के लिए तो अपना बहुत अच्छा है ये, ठीक है। अब बात करें उस फॉर्म में, किस फॉर्म में, अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की फॉर्म में, तो ये पॉलिसी मुझे बताना आपको सही लगी या गलत लगी। एजुकेशन पॉलिसी है वो सही लगी या गलत लगी। सही लगी तो कमेंट में ही बता सकते हो कि सही लगे तो कौन कौन से पॉइंट आपको सही लगे, कौन से पॉइंट आपको नेगेटिव लगे। तो मुझे तो ये पॉलिसी अच्छी लगी, क्यों, क्योंकि चेंजेस आने जरूरी है। अगर टेक्निकल फॉर्म में अगर ये पॉलिसी आए, अगर जो आपके सब्जेक्ट वगैरह अगर आए, उनमें टेक्नोलॉजी का समावेश किया जाए, इंक्लूजन किया जाए, टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी दी जाए, फिर तो ये पॉलिसी बड़ी शानदार है। और अगर मान लो गवर्नमेंट जैसी अपनी गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग बात करें, अगर फालतू कोई रटने वाली चीज़ें ही आ जाए वापस से, वैसे हिस्ट्री वगैरह पुरानी चीज़ें खोदना, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह उन्हीं पे ज़्यादा फोकस हो, फिर ये काम की नहीं है। क्योंकि पुराना जो गया वो गया, अपने को पुराने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलना अपने को क्या है, अब आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। तो अपने को टेक्नोलॉजी में आना पड़ेगा, तभी अपने सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि राजा महाराजा के जो टाइम थे, उस टाइम पे कि उस राजा ने ये किया वो किया, ठीक है, इतिहास थोड़ा पता होना चाहिए देश का, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना जो अभी जो टाइम मॉडर्न टाइम चल रहा है उसके साथ अगर अपने सामंजस्य बना के चलें तो अपने लिए बेनिफिशियल, नहीं तो अपने सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बिल्कुल सही है, मेरा ओपिनियन ये है, आपका कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रही चीज़। मेरा ओपिनियन ये है क्योंकि पुराने उन पे कम फोकस करो, हिस्ट्री वगैरह पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करो, ताकि अपने आने वाले टाइम में सर्वाइव कर पाएँ, इस दुनिया के साथ चल पाएँ। पुराने हमारे राजा महाराजाओं ने ये किया, उन्होंने ये किया वो किया, तो उन्होंने जो किया उसका आपको क्या मिला, उससे आपको तो कुछ नहीं मिलेगा ना। उन्होंने जो किया वो कर गए, जैसा करना था उन्होंने कर दिया, कि इस बंदे ने ये किया, उसने वो ताजमहल बनाया, उसने वो बनाया, तो वही बना दिया, उसने बना दिया, तो अब ताजमहल का क्या करें, आपको रहने के लिए तो दिया नहीं जाएगा, ताजमहल आपको रोटी तो देने से रहा, ठीक है। तो वो चीज़ें जो बना दी तो बना दी, उनके ऊपर क्या करना अपने को, ठीक है, अपने हाँ उनकी स्टडी करो कि भाई क्या मटेरियल यूज़ हुआ, ताकि उस पर क्या होता है, कभी वो ख़राब नहीं होता, उसका जो संगमरमर है कभी भी ख़राब नहीं होता। तो वो चीज़ें आप स्टडी करो, ताकि अपने वो उस जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ हुई है तो उसको यूज़ करके आगे अपने, मतलब अगर करवाओ तो डायरेक्ट ये मत बताओ कि उसने ये ताजमहल बनाया, ठीक है, करवाओ तो ये बताओ कि ताजमहल में किस तरह से बनाया गया, क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ किए गए जिससे उस पर कोरोजन वगैरह नहीं होता है ताजमहल का। वो चीज़ें सिखाओ, वो आगे काम आनी है। जो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है, उनके काम आनी है। बिल्डिंग वगैरह ऐसी बनाई ताकि उनमें कोरोजन ना आए, समझ में आ रही चीज़। तो वो जो चीज़ें इतिहास की, वो चीज़ें यूज़ करो कि किस तरीके से वो किस टाइप का एलिमेंट यूज़ किया, उस पर जंग नहीं लगी, अशोक स्तंभ पे जंग नहीं लगी, किस टाइप का मटेरियल, तो उसकी वैसे एनालिसिस की फॉर्म में स्टडी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अशोक स्तंभ बनाया गया, वहाँ पे अशोक स्तंभ, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बारे में स्टडी की क्या एलिमेंट यूज़ किया, ताकि जो लोग, जो स्टूडेंट्स है वो सीख पाएँ उन चीज़ों को, और आगे फ्यूचर में देश के लिए और इस वर्ल्ड के लिए कुछ कर पाएँ। अब इतिहास से तो कुछ कर नहीं सकते आप लोग, आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। तो चेंजेस अगर उस वे में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतिहास वगैरह पे फोकस, फिर से वहीं पे फोकस रहता है आपका, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है, फिर तो बिल्कुल है नॉनसेंस चीज़ हो जाएगी। और सबसे बड़ी नॉनसेंस चीज़ तो ये लैंग्वेज वाली लगी मुझे, रीजनल लैंग्वेज वाली, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक फिक्स लैंग्वेज होनी चाहिए वर्ल्ड लेवल पे। हिंदी और इंग्लिश को तो जरूर रखना चाहिए उसके साथ, ताकि लोग कम्युनिकेट, हिंदी इसलिए कि ताकि इंडिया के अंदर अपने कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, बंधे रहें सभी, ठीक है, और इंग्लिश इसलिए कि वर्ल्ड के साथ अपनी कम्युनिकेट कर पाए। तो ये चीज़ें मुझे तो नेगेटिव लगी। आपको जो नेगेटिव पॉजिटिव लगे हैं वो आप मुझे बता देना, ठीक है। मेरी बातें नेगेटिव लगी है तो वो भी बता देना कि सर आपने ये गलत बोल दिया, तो मैं सोच कर देख लूँगा, क्या पता गलत बोल दिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला, ये मेरे ओपिनियन है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। और इसकी वर्किंग वगैरह आप रिवाइज कर लेना, बहुत शानदार वाला एडिटोरियल, वर्किंग की फॉर्म में भी और सोचने की फॉर्म में, क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो किसी भी कंट्री की क्या होती है, कोर होती है, ठीक है। क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो पूरा देश खत्म हो जाता है, और एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो जाए तो पूरा देश टॉप पे चला जाता है। और ये अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने क्या इस एजुकेशन फील्ड से ही रिलेटेड है, समझ में आ रही है चीज़। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे बताई है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और मेरे पास ये दिया है, और दूसरी ओर ये चकमक पत्थर, दोनों ही अग्नि प्रज्वलित करने में सक्षम है। परंतु यदि मैं इन दोनों को इस जल में डाल दूं तो ये दिया अपना आकार और अग्नि प्रज्वलित करने का गुण दोनों को खो देगा। परंतु ये पत्थर अपने आकार और गुण के साथ अटल रहेगा।
मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है। हम कई बार देखते हैं दो भिन्न व्यक्तियों में एक ही गुण विद्यमान होता है, परंतु विषम परिस्थितियां आने पर उनमें से एक इस दिए की भांति बुझ जाता है और दूसरा इस पत्थर की भांति अपने गुणों के साथ अटल रहता है। इसलिए जब भी किसी को अपने सहायक के रूप में नियुक्त करना हो तो परीक्षा स्वरूप जांचने के लिए यह अवश्य देख लें कि क्या वो संकट की घड़ी में इस पत्थर की भांति खड़ा रहने में सक्षम है या फिर परिस्थितियों के वेग के समक्ष घुटने टेक कर बिखर जाता है। इस दिए की भांति नीतियां मेरी, नियति आपकी,